हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी और इसलिए मैंने एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है आपकी केमिस्ट्री का, सबसे पहला सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री, उसके जो एनसीईआरटी के सॉल्यूशन है उसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक है। हालांकि मैंने यूट्यूब चैनल पे अपने अभी तक डाला नहीं है, पूरा कोर्स नहीं डाला है, बट धीरे धीरे वो भी डल जाएगा क्योंकि बहुत 9, 10, 11, 12 होता है। बट एक्सरसाइज आइए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं बहुत कम समय में। पहला क्वेश्चन आपसे बोला गया है, पहले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है भाई? एक मॉलिक्यूल का मास, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पे H2O, इसके अंदर कौन कौन है? हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, सबको पता है। और कितने हाइड्रोजन है? 2। 1 इंटू 2 प्लस ऑक्सीजन का 16, 18 हो गया। सिंपल आपको जोड़ना है। कार्बन का 12 होता है। अब कुछ लोगों को होगा कि ये क्या हमें दिया रहेगा, ये याद करना है। भाई इतना तो 9, 10th में ही याद हो जाना चाहिए, वरना 11th में तो याद हो ही जाना चाहिए। कम से कम आपको 30 तक का तो पूरा याद होना चाहिए ना, कम से कम। कार्बन का 12 होता है, ठीक। या इसकी सिंपल ट्रिक होती है कि जो एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल कर दो। अगर एटॉमिक, जैसे कार्बन का 6 होता है, 6 दूनी 12। अगर 7 होगा तो उसका 15 हो जाएगा। लेकिन नाइट्रोजन का 14 होता है, तो एक हल्का हल्का को डबल के आसपास होता है। जैसे देखो, ऑक्सीजन कितना होता है? 8। एटॉमिक नंबर है तो 8 दूनी 16, तो 16 हो गया। तो 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी 32, तो ये 44 हो गया। कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन 4 है तो 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16। ये बहुत ही इजी था, इसमें कुछ मुझे नहीं लगता कुछ करना है। आगे देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा सा अच्छा है। आइए देखते हैं। आपको दिया है कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट परसेंट इन सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का इन्होंने फार्मूला दिया है। तो देख लो, सबसे पहले अगर कोई भी फार्मूला होता है, सबसे पहले देखो मास परसेंट निकालने का तरीका क्या होता है। फार्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा कि जिसका आपको निकालना है उसका मास रखो, जो भी मास उसका होगा, इनटू एटॉमिसिटी। अच्छा, मैंने एटॉमिसिटी क्यों लिखा है, अभी उसका रीजन देखते हैं। हालांकि टोटल मास भी लिख सकता था, एटॉमिसिटी थोड़ा सा आसान हो जाता है। इंटू 100, क्योंकि परसेंट में आपको लिखना है, और नीचे टोटल। तो अगर मैं एक सिंपल लाइन में आपसे बोलूं क्या है कि जिसका निकालना है उसका ऊपर रखो अपान टोटल। जैसे एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूं पूरा का पूरा। तो टोटल कैसे निकालेंगे? टोटल कौन है ये, इसका निकालो। सोडियम का 23 होता है तो 2 सोडियम में 23 इंटू 2 हो जाएगा। सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 16 इंटू 4, ये टोटल कितना आ गया? 142 है। टोटल मास ऑफ द कंपाउंड 142 आ गया। आओ देखते हैं सोडियम का निकालना है। तो सोडियम का होता कितना है? 23, मैंने रख दिया। अब एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि उस कंपाउंड में वो कितना है। बताओ सोडियम कितना है? 2, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हालांकि आप ये भी कर सकते हो कि भाई सोडियम 23 दूनी 46, टोटल 46 होता है, लेकिन इस तरीके से थोड़ा आसान हो जाता है कि मास लिखो और एटॉमिसिटी, यानी वो एटॉमिसिटी का मतलब क्या होता है, वो कितना है। जैसे देखो, सोडियम 2 है तो इसका 2 हो जाएगा एटॉमिसिटी, सल्फर 1 है तो उसका 1 हो जाएगा एटॉमिसिटी, और ऑक्सीजन 4 है तो उसका 4 हो जाएगा ना, सिंपल। तो यहाँ पर देख लो, सोडियम का 23 होता है इंटू 2, और 100 से मास परसेंट है तो 100 से मल्टीप्लाई, नीचे 142, तो इसका परसेंट आ जाएगा। कैलकुलेशन तो आप खुद कर सकते हो ना, कैलकुलेशन की जिम्मेदारी आपकी होती है, पर्सनल होती है सबकी। देखो सल्फर 32 है, यहाँ इसकी एटॉमिसिटी कितना है? 2, इसकी एटॉमिसिटी 1, इसकी ऑक्सीजन की 4। अच्छा, एक और तरीका, जब हमने 32 ये निकाला और 22 निकाला, तो अब टोटल हमने ऐड कर दिया, तो हमारा कितना आएगा? 55 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 आएगा। 100 में से माइनस कर दो, ऑक्सीजन का आ जाएगा। बट हमने पूरा सॉल्व कर लिया है ना, तो ये फार्मूला होता है, ये आपको ध्यान रखना। अगला देखते हैं, सिंपल सा इंपेरिकल फार्मूला है। इंपेरिकल फार्मूला तो कुछ नहीं है, एक और क्वेश्चन देखो। इंपेरिकल फार्मूला आपको क्या दिया हुआ है? आयरन ऑक्साइड, फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन विच हैज 69.9% आयरन है, 30.1% क्या है? डाई ऑक्सीजन बाई मास। अच्छा, जब भी कोई वैल्यू दे दे आपको ना बाई मास, इसका मतलब क्या होता है कि वो 100 ग्राम में 69 ग्राम ये है और 30 ग्राम ये है, इसका ये मतलब होता है। तो आओ देखते हैं। भाई परसेंट का मतलब है कि वो इतने ग्राम है, 100 में से इतना है ना, जिसे हम कहते हैं ना कि 100 में से मेरा 80% आया, तो मतलब 100 नंबर में से 80 नंबर आया। तो ये जो 69.9 दिया है मतलब वो ग्राम दिया है। तो देखो आयरन इतना दिया हुआ है, ऑक्सीजन इतना दिया हुआ है। अब मॉलिक्यूलर वेट, ये तरीका होता है, ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना, ये क्वेश्चन आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट कर लो ये क्वेश्चन, ताकि इसी तरीके से निचलना है। अब ये आपको दिया हुआ है, अब यहाँ से हमने अपना खेल शुरू कर दिया है। मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है आयरन का? 56 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। हम मोल निकालेंगे, सबसे पहले क्या निकालेंगे? मोल। अच्छा, मोल क्या होता है? गिवन वेट अपन मॉलिक्यूलर वेट। गिवन वेट कितना है? 69, मॉलिक्यूलर वेट 56, ये आ गया 1.25। इसका कितना होता है? 30 आपको दिया है, 16 होता है, 1.88 आ गया। चलो यहाँ तक आ गया। अब हम क्या करेंगे? सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, एक सिंपल तरीका होता है, मान लो अभी तो 2 दिया था, Fe और O दिया था, कल को 3 दे दे, 4 दे दे, पूरा एक पैटर्न ऐसे बना लेना।
तो जब आप रेशियो की बात करोगे तो क्या करना है, जो सबसे छोटी गिनती आएगी, जो सबसे छोटी कौन इसमें 1.88 में और 1.25 में सबसे छोटा कौन है 1.25 है, उसी से सबको डिवाइड कर दो। जब इसको डिवाइड करोगे 1 आएगा, इसको डिवाइड करोगे तो 1.5 आएगा। आपको रेशियो चाहिए, क्या चाहिए, रेशियो। बताओ क्या ये सिंपल रेशियो है, नहीं भाई। रेशियो का मतलब क्या होता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, ये होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए। अब बताओ आपको 1.5 को सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 3। तो अगर 2 से यहां मल्टीप्लाई किए हो, अगर 2 से यहां मल्टीप्लाई किए हो, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना हो गया, ये Fe 2 हो गया सिंपल रेशियो, ऑक्सीजन का 3 हो गया। तो देखो फार्मूला बन गया Fe2O3। ये क्या बन गया, आपका पूरा का पूरा एक फार्मूला बन चुका है ना। इसी बेस पर सेम को एक क्वेश्चन और आएगा, अभी आगे आएगा, वो हम लोग देखेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, यही स्टेप। पहला आपको ये दिया होगा मॉलिक्यूलर वेट, आपको याद होता है, मोल निकालो और मोल का रेशियो निकाल दो, और कुछ नहीं करना है, ठीक है ना, मोल का रेशियो निकालना है आपको। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन रहता है क्योंकि लिमिटिंग रीजन का इसमें यूज करना है, आपको सिखाया जाता है। चलो अब देखो कितना आसान है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस व्हेन, पहला क्वेश्चन, 1 मोल कार्बन को जलाया जा रहा है। बताओ 1 मोल, कुछ नहीं बोला तो क्या करेंगे, रिएक्शन लिखेंगे, कार्बन प्लस O2 CO2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रिएक्शन को बैलेंस करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, यही लोग गड़बड़ी करते हैं। रिएक्शन को हमें क्या करना होता है, बैलेंस। हमने बैलेंस किया, देखो यहाँ भी कार्बन एक, यहाँ भी एक, यहाँ 2 ऑक्सीजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन, मसला है, बैलेंस है। अच्छा इससे क्या फर्क पड़ता है, इसका मतलब ये होता है कि आप बैलेंस करने, अच्छा देखो जब कुछ भी नहीं लिखा है ना, जब कुछ भी नहीं लिखा है तो मैं यहाँ एक चीज लिख देता हूँ, कुछ भी ना लिखो या लिख दो भाई ये एक, ये भी क्या है एक, ये भी क्या है एक, तो ये भी क्या है एक, ठीक है ना, तो ये पूरा का पूरा एक है। इसका क्या मतलब, इस क्वेश्चन को सीख लो, इसकी हेल्प से आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो। आओ देखते हैं थोड़ा। देखो क्या है भाई, 1 मोल कार्बन ले रहे हो, 1 मोल ऑक्सीजन ले रहे हो, तो 1 मोल क्या मिल रही है CO2। तो बताओ कार्बन का जो मोल होगा 12 ग्राम होगा, हालांकि कार्बन सॉलिड में अभी है। अच्छा ऑक्सीजन का 1 मोल मतलब 32 ग्राम, भाई सबको पता ना, 16 दूनी 32, 32 होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 12 प्लस 32 44, यानी 1 मोल में 32 ग्राम, 1 मोल में 44 ग्राम। ठीक है, अच्छी बात है, हमने कहा ये क्वेश्चन हमसे हो गया। यानी 1 मोल अगर आप जलाओगे तो 44 ग्राम आपका कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगी। अगला दिया है, अगर 1 मोल कार्बन बर्न कर रहे हो लेकिन 16 ग्राम ऑक्सीजन ले रहे हो, डाई ऑक्सीजन दिया हुआ है, 16 ग्राम ले रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, 16 ग्राम आप ले रहे हो, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, सबसे पहले ऐसी कंडीशन में आपको चेक करना होता है क्या ऐसा तो नहीं कोई खत्म हो जाएगा। आप खुद सोचो, एक बात बताओ, मान लो 2 चीज मिलकर रिएक्शन हो रही, कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर रिएक्शन हो रही, अगर मैं कार्बन को हटा दूं क्या रिएक्शन हो पाएगी, नहीं। अगर मैं ऑक्सीजन को हटा दूं तो रिएक्शन हो पाएगी, नहीं। रिएक्शन कब तक होगी, जब तक दोनों बाकी रहेंगे, या उनमें से एक तो बाकी ही रहना चाहिए भाई, या तो दोनों हो या तो कम से कम एक बाकी रहे, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल मेरा कंफ्यूज ना, मेरा क्या है, कार्बन प्लस O2 है। अगर मैं कार्बन का कार्बन तो 1 मोल लिया है मैंने, ऑक्सीजन अगर मैं ले रहा हूँ 16 ग्राम, तो अब मुझे ये देखना पड़ेगा कि 16 ग्राम में कितना होता है। 16 ग्राम में कितना होगा, 0.5 मोल, मतलब आधा मोल होगा, ठीक है ना। तो अब बताओ अगर ये आधा मोल है और ये 1 मोल है, पहले कौन खत्म होगा, पहले खत्म होगा ऑक्सीजन। अब बताओ अगर ऑक्सीजन पहले खत्म हो जाएगा तो क्या उसके बाद रिएक्शन हो पाएगी, आप कार्बन लाख ले आओ लेकिन अगर ऑक्सीजन खत्म हो गई तो रिएक्शन होगी नहीं। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले ऐसी कंडीशन में क्या करना होता है, आपको लिमिटिंग रीजेंट चेक करो। हालांकि ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको दिख रहा है, बट बहुत सारे क्वेश्चन में आपको नहीं दिखेगा, तो सीखो, सिर्फ एक क्वेश्चन मत सॉल्व करो, आप इसके जरिए सारे क्वेश्चन को सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाए कि इतना मैं ले रहा हूँ उतना ले रहा हूँ, क्या करो, सबसे पहले लिमिटिंग रीजेंट चेक करो। क्या तरीका होता है, मोल, मोल अपान कोफिशियंट। अच्छा मोल कैसे, हमेशा एक बात देखो गलती होगी, आपको ग्राम दिया है, ग्राम को हमेशा कन्वर्ट किसमें करो, मोल में, तो आपने मोल में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, कोफिशियंट। अच्छा कोफिशियंट कितना क्या होता है, यही देखो, ऑक्सीजन से पहले क्या लिखा है 1, यही इसका कोफिशियंट है। कार्बन से पहले क्या लिखा है 1, वही इसका कोफिशियंट है। मोल अपान कोफिशियंट जिसका कम हो, जिसका मोल अपान कोफिशियंट कम होगा वही क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। इस केस में बताओ लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, दिख ही रहा है आपको 0.5, 11 तो है, 0.5 यही लिमिटिंग रीजेंट है। अब जो लिमिटिंग रीजेंट आया उसी के अकॉर्डिंग ही हम फाइंड करेंगे। क्या मतलब इसका है कि 0.5 मोल आया है तो अब 0.5 मोल ही इसका खर्चा होगा, 0.5 मोल ही इसका बनेगा। आप कभी ये मत सोचना कि कार्बन तो 1 मोल है तो 1 मोल बनेगा, नहीं, लिमिटिंग रीजन कौन है 0.5, तो इसका मतलब 0.5 मोल O2 है तो 0.5 मोल CO2 ही बनेगा। तो हम कहेंगे सर तो फिर ये तो 1 मोल दिया हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि 0.5 मोल इसका जाएगा, बाकी 0.5 मोल इसका एक्सेस में बच जाएगा, ठीक है ना।
ये ऐसी चीजें जो आपको ध्यान देनी होती है। ये हो गया, यानी अच्छा मोल तो आ गया, यहाँ पर मोल आया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्राम में चाहिए। तो एक मोल में 44 होता है, तो 0.5 मोल में 22 हो जाएगा। सिंपल है क्वेश्चन, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी फिर कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आपसे कह रहा है कि 2 मोल कार्बन ले रहे हैं। भाई मैंने फिर भी बोला, अगर आप ऑक्सीजन आपका लिमिटिंग रीजेंट है, देखो लिमिटिंग रीजेंट क्या है, O2 ही है, कार्बन के मोल से फर्क ही नहीं पड़ता। आप कार्बन मैंने कहा ना लाखों लेकर आओ, क्या फर्क पड़ेगा, कार्बन का मोल जाएगा ही नहीं, 0.5 ही जाएगा। तो लिमिटिंग रीजन का कॉन्सेप्ट जो है आप अच्छे से पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हालांकि मैं जब करवाऊंगा पूरा तो 100% हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट करेंगे लिमिटेड। चलो लेकिन तब तक तुम क्या कर, हर चीज पढ़ाई नहीं जा सकती अभी ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1.5 देखते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, बहुत आसान। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट। अच्छा मास निकालना है, मैंने कहा निकालते हैं। आपको दिया है 500 ml दिया है, तो वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, जो देखो जो आपको दिया हो उतार लो। मैं देखो उतारा, मॉलिक्यूलर वेट दिया है उतारा, मॉलिक्युलरिटी दिया हुआ है उतारा, वॉल्यूम दिया है उतारा। बस फर्क क्या है, यहाँ पर वॉल्यूम ml में है, हम किस में लिए, हमने लीटर में ले लिया है ना। रीजन क्या होता है देखो, अच्छा मैं देखो क्या करता हूँ, मैं सबकी तरह नहीं करता हूँ ना, मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको डायरेक्ट फार्मूला यूज नहीं करूंगा, तो मतलब डायरेक्ट वो कर दो। देखो देखो मोलिकुलरिटी का फार्मूला क्या होता है, मोल अपान वॉल्यूम, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, लीटर के अंदर होना चाहिए। आप एमएल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन वो होता है ना एमएल में करोगे 1000 से डिवाइड करोगे 1000 ऊपर जाएगा, तो इतना झंझट काहे को करना, ठीक है ना। हमको पहले से भाई डायरेक्ट वैल्यू आपको दिया हुआ है, डायरेक्ट ठीक हो जाएगा। चलो अच्छा मोल क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब डायरेक्ट मैं ये वाला फार्मूला लिख दूं, आधे बच्चे हवा नहीं लगेंगे, तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट होता है ना, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो ये नीचे आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, वेट चाहिए। तो अगर मुझे वेट चाहिए तो मैं इन पूरे को मल्टीप्लाई कर दूंगा इधर, तो देखो इधर पूरा मल्टीप्लाई हुआ, यानी मोलिकुलरिटी, मॉलिक्यूलर वेट और वॉल्यूम किसके अंदर होना चाहिए, लीटर के अंदर। तो बस जब आप पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा। तो मानी मुद्दा क्या था आपका, एक तो गलती कहाँ हो सकती थी एमएल के अंदर, दूसरा आपको फार्मूला खाली अप्लाई करना था और कुछ भी नहीं करना था। चलो आगे बढ़ते हैं। बस एक काम करना, आपको जितना भी समझ में आया कमेंट में अच्छे से हमें बता देना, ठीक है ना, ताकि मेरे लिए भी थोड़ा सही रहेगा। आगे आपको अगला क्वेश्चन दिया, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होता है, मोलिकुलरिटी आपको निकालना है ना। कंसेंट्रेशन बोले, मोलिकुलरिटी बोले, ये सारी चीजें क्या होती हैं, एक ही होती हैं, मोल पर लीटर, ठीक है। इन सैंपल विच हैज द डेंसिटी आपको दिया हुआ है, एंड द मास परसेंट ऑफ नाइट्रिक एसिड। सबसे पहले समझो मास परसेंट क्या होता है, ये जो मास परसेंट आपको दिया हुआ है, ये मास परसेंट क्या होता है। मास परसेंट का मतलब ये होता है कि भाई उस सॉल्यूशन में कितना है। जैसे मैंने कहा मास परसेंट, भाई परसेंट 100 में निकलता है, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है, 69 दिया है, 69 ग्राम है, तो हमारे पास वेट आ गया। देखो हमारे पास क्या आ गया, वेट। तो देखो इनडायरेक्टली दिया हुआ है ना, यानी 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 69 ग्राम HNO3 आपको निकालना। अच्छा HNO3 का मॉलिक्यूलर वेट हमने निकाल लिया, कितना आया, 63 ग्राम ना। एक हाइड्रोजन का, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 48, 15, 63 आ गया पूरा। मोलिकुलरिटी की मैंने पहले ही बताया था आपको क्या होता है, एन बाई वॉल्यूम लीटर के अंदर होता है। सबसे पहली चीज तो आपको मोल निकालो, मोल क्या है, वेट अपान मॉलिकुलर वेट, वेट कितना दिया है, तो यहाँ से मिल गया 69, मॉलिकुलरिटी मॉलिकुलर वेट हमने निकाल लिया 63, ये 1.095 आया। लेकिन अभी आपको क्या चाहिए, आपको वॉल्यूम चाहिए अभी, किसके अंदर लेकिन चाहिए, लीटर के अंदर चाहिए। लेकिन वॉल्यूम कैसे निकालेंगे ना, अब बताओ क्या डेंसिटी होती है, मास अपान वॉल्यूम, हाँ होती है, हमें वॉल्यूम चाहिए मास भाई। बस ध्यान क्या देना है, वॉल्यूम भी सॉल्यूशन का होता है, तो हमें हमें मास भी किसका चाहिए, सॉल्यूशन। कुछ गलती बच्चों से क्या होगी, 69 ले लेंगे, भाई ये 69 मास सॉल्यूशन का थोड़ी है, ये 69 तो नाइट्रिक एसिड का है, हमें सॉल्यूशन का चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम तो पूरे सॉल्यूशन का होता है ना। तो वॉल्यूम क्या देखो 100 अपान 1.41 जो डेंसिटी है, ये किस में आएगा, एमएल में भाई डेंसिटी। अच्छा एक और गलती है, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, क्यों, रीजन ये है, यहाँ पर जो क्या दिया है एमएल के अंदर, एमएल, तो यहाँ पर अगर डेंसिटी आपकी एमएल के अंदर दी है, तो हमारा जो वॉल्यूम आएगा वो भी किसके अंदर आएगा, एमएल के अंदर। अगर डेंसिटी लीटर के अंदर दी होती तो भी क्या आता है, लीटर। ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, ये क्वेश्चन को मैं स्टार लगा देता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको 2-3 बार करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है 2-3 बार, ठीक है ना। अब देखो मोल क्या होता है, ये आपको मोल आपको मिल गया, वॉल्यूम आपको मिल गया। ये मैंने जो 1000 से डिवाइड किया है, वो 1000 से डिवाइड क्यों किया है, कि हमने एमएल है, तो एमएल को हमें कन्वर्ट करने के लिए 1000 से हम डिवाइड करेंगे, तो ऊपर ये 1000 चला जाएगा, ठीक है ना। तो आपका ये वैल्यू आपका मिल जाएगा, अब हमारा मोल पर लीटर में आ गया, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप इसको प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अच्छा है लेकिन ईजी है, ठीक है ना। चलो अगला प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं क्या है अगले वाले में। चलो देखते हैं, आपको दिया हुआ है अगला वाला, अच्छा ये कहाँ भटक गया यार, हाँ इधर आपसे दिया हुआ है, हाउ मच कापर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कापर सल्फेट। सबसे पहले क्या किया करो, जो भी आपको
कंपाउंड दिया हो, मॉलिक्यूल दिया हो, सबसे पहले क्या निकालना होता है उसका, आप पूरा का पूरा निकाल लोगे। देखो कॉपर का 63.5, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4, यानी ये पूरा 159.5 आ गया। अब वन बाय वन समझो, अगर एक मॉलिक्यूल कॉपर सल्फेट का है तो कॉपर इसमें कितना है, एक एटम है, तो अगर मैं इसको 1 मोल ले लूं तो कॉपर भी 1 मोल हो जाएगा। सही बात है भाई, देखो एक मॉलिक्यूल तो 1 एटम इसके अंदर कॉपर का है, 1 मोल तो इसका भी 1 मोल। चलो ठीक है, अब इसके 1 मोल में कितना होता है, अभी निकाला हमने 159, और कॉपर का 1 मोल कितना होता है, 63 का होता है, 63 ग्राम होता है। तो बताओ अगर 159 में 63, अब ये आपका वही होगा 10 टॉफी इतने की, तो एक टॉफी कितने की, 10 टॉफी है ना ये वाला, इसे बोला जाता है यूनिटरी मेथड, ये बोला जाता है, ठीक है ना, ये आपको ध्यान देना है। चल अगर 1 ग्राम निकालेंगे तो कितना हो भाई, 63.5 अपान 159, 159 में 63 है तो 1 में कितना होगा, उससे डिवाइड कर देंगे। हमें चाहिए कितने में, 100 में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। इसी तरीके से एक्स्ट्रा खाली है कि अगर आपको खुद सॉल्व करना है, 1 मोल कॉपर सल्फेट में 4 मोल ऑक्सीजन है, तो अगर 159 में कितना आएगा, 4 × 16, इसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो ना। तो ये सारी चीजें हैं, आगे हम लोग पहले बढ़ते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन था जो आपके सामने था, ये क्वेश्चन भी उसी का था कि अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है, देखो ये 1.3 वाला क्वेश्चन ही था, हम यहाँ निकाल चुके हैं मॉलिक्यूलर यानी इंपेरिकल फार्मूला Fe2O3 सॉरी ना, निकाल चुके हैं, गला सूख रहा है, तो ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं वहां से। अब इसका मास कितना आएगा, देखो जोड़ो, आयरन का 56 × 2, 16 × 3 कितना आया, 160 ग्राम आ गया 160 ग्राम। अब तरीका क्या होता है निकालने का, जब भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये तो इंपेरिकल फार्मूला जो सिंपलेस्ट रेशियो में आता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने का तरीका क्या होता है, इंपेरिकल फार्मूला में n से मल्टीप्लाई कर दो। आप कहोगे सर ये n क्या है, क्या मोल है, हम कहेंगे हाँ मोल जैसा है, मोल नहीं मोल जैसा है, मतलब जो मॉलिक्यूलर वेट आपको दिया होगा, तो 159 यहाँ पर दिया हुआ है मॉलिक्यूलर वेट, उसको डिवाइड करो किससे, इंपेरिकल फार्मूला वेट से, तो 160 है, यानी आपको ये फार्मूला तो भाई याद ही रखना पड़ेगा। तो 159 को हमने डिवाइड किया 160 से, तो ये भी 159 क्या है, 160 के बराबर, ये देखो तकरीबन, तो हमने ना ये भी एक। अच्छा कई बार होता है कि आप जो एनसीईआरटी होती है ना वो पॉइंट में चलती है, हम लोग देखो 56 ले लिए, वहां क्या लिया होगा 157 पॉइंट समथिंग, इसीलिए 159 आ रहा है, यानी ये आपका 160, ये 1 आया, यानी n की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब इसी से मल्टीप्लाई कर दो, कल को अगर n की वैल्यू 2 आती तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो Fe2 की जगह 4 हो जाता। बहुत आसान है आपको इस तरीके से, तो आपको ये पहले स्टेप में ये निकालना है जो हमें 1.3 में निकाल चुके हैं, दूसरे स्टेप में ये अप्लाई करना है, तीसरे स्टेप में इसी n की वैल्यू हमें चाहिए जो कि हमें मिल गई। आगे आते हैं, आगे वाला क्वेश्चन जो आपका है उस क्वेश्चन की तरफ चल देखते हैं। सॉरी ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखते हैं, इस क्वेश्चन में हालांकि कुछ नहीं है ना, पुराने मेथड का अभी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, चलो देख लेते हैं बस एक बार। आपको दिया हुआ है कैलकुलेट एटॉमिक मास, आपको दिया हुआ सबका एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, मतलब देखो जो क्लोरीन का ये क्या होता है आपका आइसोटॉप ना, तो आइसोटॉप ये दिया है कि भाई इसमें नेचुरल अबेंडेंस 75.7% है, ये 24% है, इसका मोलर मास इतना इतना है, आपको एवरेज निकालना है। भाई एवरेज दोनों, भाई दो नेचर में हमको एवरेज चाहिए, एवरेज क्या होता है, दोनों का निकाला जाता है कि दोनों ना होकर एक, जैसे मैं कह रहा हूँ भाई कुछ अच्छे बच्चे कुछ खराब बच्चे हैं, हम कहेंगे एवरेज निकालो, तो वैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर एक 35 वाला मिल रहा है, एक 37 वाला मिल रहा है, तो बताओ एवरेज कितना आएगा ना, पहली चीज तो ये है। अच्छा एक सिंपल तरीका है ना, चलो अब क्या तरीका है देखते हैं। एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या है भाई, इसका परसेंट इंटू इसका एटॉमिक मास कर दो, प्लस इसका परसेंट इंटू इसका एटॉमिक मास। अच्छा जब भी आप परसेंट करोगे तो उसको सिंपल फॉर्म में लिखोगे, तो उसके नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी डिवाइड करोगे, वही मैंने किया है यहाँ पर परसेंटेज बाई 100, क्योंकि आप सिंगल फॉर्म में लिखोगे ना, या तो देखो 2-3 तरीका है भाई, जो तरीका आपको अच्छा लगे, हर तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला क्या हो, एवरेज निकालने का तरीका क्या हो, देखो ये परसेंट मैंने इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, भाई परसेंट को मैंने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो इस सिंपल फॉर्म इंटू इसका वेट, इस सिंपल फॉर्म इंटू इसका, यानी इस सिंपल फॉर्म को इसको मल्टीप्लाई, इस सिंपल फॉर्म से इसको मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा, आपको ऐड कर दो दोनों को, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा आपका आ जाएगा। पहली चीज तो ये है ना। दूसरा तरीका जो लिखा होता है बुकों के अंदर, परसेंट इंटू मॉलिक्यूलर, परसेंटेज अपान 100, यानी वही सिंपल तरीका आ गया, तो आप दोनों को ऐड कर दो। अब जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 100 से नीचे दोनों में डिवाइड कर दिया, बात तो एक ही है, किसी तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला 1.10 को देखते हैं, आपको दिया 3 मोल ऑफ इथेन, ये आप बताओ 1 मोल इथेन में, ये इथेन है, बताओ 1 मोल इथेन में कार्बन कितना आ रहा है, 2 मोल आ रहा है, तो 3 मोल में 6 आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम, 1 मोल में कितना आ रहा है, देखो 6 हाइड्रोजन, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है तो 6 मोल, 3 मोल में 18, यहाँ पर 1 मोल में ये 2, ये तो बहुत इजी है ना, फालतू वाला का सवाल है, खाली बस दिया हुआ है ऐसे ही। अच्छा
ये क्वेश्चन बताओ ये क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताओ, एक मोल में Na मॉलिक्यूल होता है, सबको पता है, और Na की वैल्यू सबको पता होती है, तो 3 मोल में 3 Na, अब Na की वैल्यू हमने रख दिया जो 6.03 × 10⁻23 होता है, बस करना ही क्या है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन और सारे इजी हैं, कुछ ही क्वेश्चन खाली आपको थोड़ा अच्छे मिलेंगे। आओ देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को। इसमें क्या दिया आपको पूरा पूछा हुआ है ना, सारी चीजें देखो दिया क्या है, पहला 20 ग्राम वेट दिया है, 2 लीटर वॉल्यूम आपको दिया, मोलिकुलरिटी पूछा है। सबसे पहले क्या किया करो, जो दिया है उसको लिखो, फार्मूला लिखो। मोलिकुलरिटी फार्मूला क्या होता है, N/V यानी मोल अपान वॉल्यूम। मोल का क्या होता है, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट। क्या आपको वेट पता है, हाँ पता है, वॉल्यूम पता है, हाँ पता है, क्या मॉलिक्यूलर वेट पता है, नहीं पता है, निकाल लो। मॉलिक्यूलर वेट शुगर कितना होता है, हालांकि आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, शुगर का 342 होता है, आज के बाद याद कर लेना शुगर का क्या होता है, 342 होता है, बट आओ निकालो, C12H22O11 ना, ये आपकी शुगर होती है ना, शुगर, ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज अलग चीज होती है, शुगर की अलग चीज होती है ना। सुक्रोज को शुगर अगर बोलते हैं मोस्टली, या जो भी होती है, तो क्या होता है कि दो लोगों के मिलने से बनती है। जैसे मान लो आपका ग्लूकोज है और फ्रक्टोज है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो क्या होता है, ये ऐसा बनता है ना, एक तरीका होता है, बायोमॉलिक्यूल में आपने पढ़ा होगा या पढ़ेंगे आप 11th में, या मैं खुद पढ़ा दूंगा ना। चलो, तो आपने जब निकालना 342 आएगा, वो सबका निकाल लोगे भाई, 12 है, 12 कार्बन है, 12 गुणे 12, 22 हाइड्रोजन है, 1 × 22, 11 ऑक्सीजन है, 16 × 11, 342। हालांकि रट लो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये जहां यूज होगा सीधा 342, बस रख दो, 20 अपान 342 अपान फार्मूला जो है 2 लीटर, सीधा आपका आ गया। तो बस और कुछ नहीं करना था, बस आपको फार्मूला करना था, इसलिए मैंने बहुत सिंपल तरीके से सारी चीजें लिखी हैं ताकि आपको आओ। ये क्वेश्चन अच्छा है, अगला वाला क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन कैटेगरी में आता है, तो इस क्वेश्चन को भी आपको ध्यान देना, मैं इसको स्टार लगा देता हूँ। आओ देखते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है उसके बारे में देखते हैं। आपको सारी चीजें देखो कैसे दी हुई हैं, देखो दिया हुआ है बहुत सारी चीजें, डेंसिटी दी हुई है, आपको सारी गलती कहाँ कहाँ हो सकती है उसके बारे में ध्यान देना है। पहला, जब भी आप देखो यहाँ पर डेंसिटी किस में दिया हुआ है, किलोग्राम में, हम अक्सर डेंसिटी किस में पढ़ते हैं, ग्राम के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। आइए देखते हैं पहले क्या कुछ दिक्कत हो रही है। थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, आइए देखते हैं ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखते हैं। ये क्वेश्चन इसलिए अच्छा है, देखो पहला आपको ये है, देखो CH3 मेथनॉल का फार्मूला क्या होता है, आपको ये आना चाहिए 6,3OH। मॉलिक्यूलर वेट हमने पहले ही निकाल के रख लिया 32 ग्राम। अब देखो आपको क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है किलोग्राम के अंदर, हमें सबको पता है ग्राम के अंदर डेंसिटी हम लोग लेते हैं ग्राम के अंदर। अब तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना, क्या 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, बिल्कुल 1000 से हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो भाई आप किलोग्राम है, अगर किलोग्राम को आपको इसमें कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई, यहाँ आपने क्या कर दिया है, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना, ये हो जाएगा, 1000 से आपने मल्टीप्लाई कर दिया। आइए देखते हैं उसके बाद क्या किया, आ गया, यानी अब बताओ ये आपकी डेंसिटी आ गई। अच्छा डेंसिटी पढ़ना सीखो, डेंसिटी पढ़ने का मतलब क्या होता है, ये आपको दिया, यानी 1 लीटर, ये एल का मतलब क्या होता है, लीटर, यानी 1 लीटर में इतना ग्राम है, 1 लीटर में इतना ग्राम है। बताओ मोल निकाल लो भाई, 1 लीटर में इतना ग्राम है, हमने निकाला। मोल क्या होगा, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, वेट कितना हुआ है भाई 793, जो अभी निकाला, मॉलिक्यूलर वेट पहले निकाल चुके हैं 32, कितना आ जाएगा 24.7, ठीक है ना। अब बताओ आपका पहली चीज तो क्या है, आपको मोलारिटी निकालो। मोलारिटी क्या है, 1 लीटर में आपको निकालना है। हालांकि आपको जो फार्मूले जब मोलारिटी पढ़ाई जाती है तो यही कहा जाता है, हालांकि चलो फार्मूले देख लेते हैं, है ना, क्योंकि अभी समझाने का तरीका इतना नहीं है ज़्यादा, मतलब इतना टाइम नहीं है। आओ देखते हैं मोलिकुलरिटी क्या होती है, N/V, मोल कितना है 24.7, वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, अभी हमने कहा भाई ग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर, 1 लीटर आपको दिया हुआ है, यानी यही जो मोल है वही मोलारिटी हो जाएगी। रीजन क्या है कि 1 लीटर के अंदर निकाल रहे हैं। अब आपसे क्या पूछा गया, वॉल्यूम नीडेड। जब भी आपकी बात हो वॉल्यूम का मतलब डाइल्यूशन, यानी कुछ पानी मिला रहे हो, कुछ पानी एक्स्ट्रा कर रहे हो, क्या किस तरीके से निकाला जाता है, M1V1 = M2V2 ना। अच्छा ऐसा ये क्यों होता है, इसका भी रीजन पढ़ाया जाता है। कभी भी जब आप पानी मिलाते हो तो मोल तो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और मोल का फार्मूला क्या होता है, यहीं से देख लो, आप खुद देखो, मोल कांस्टेंट रहता है। अगर आप देखोगे यहाँ से मोल क्या होता है, एन का मतलब मोल है, अगर आपको मोल निकालना क्या कर दो, एम और वी को मल्टीप्लाई कर दो, एम और वी को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, यानी M1V1 जो पहले का था मोल और जो बाद का मोल है, दोनों क्या रहेंगे, कांस्टेंट। तो चेंज क्या होगा, मोलारिटी चेंज हो सकती है, वॉल्यूम चेंज हो सकता है ना। तो बताओ पहले हमने मोलारिटी निकाल ली कितना 24.7, V1 हमको निकालना है, बाद की मोलारिटी आपको दी हुई है, बाद का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, तो पहले वाला हमने निकाला। ये क्वेश्चन इसलिए बहुत अच्छा है,
इसको आपको ध्यान देना। ये वन थोड़ा सा ऊपर, अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डेरिवेशन की बात है, ये क्वेश्चन आपका कभी भी आ सकता है, इसलिए इसके डेरिवेशन को बताने में थोड़ा सा समझिएगा। आप आपसे क्या कहा जा रहा है उस चीज़ को समझिएगा। आपसे ये कहा जा रहा है प्रेशर के बारे में पूरी चीज़ें, सबको पता है प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाई एरिया सबको पता है। अच्छा फोर्स क्या होता है mg, क्या आपने पढ़ा होगा या आप पढ़ोगे, नाइन्थ में ही पढ़ा होगा। फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। लेकिन जब हम वेट की बात करते हैं तो वो एक्सेलरेशन की जगह क्या हो जाता है g, क्या होता है g। तो मास और वेट में फर्क होता है, मास का मतलब सिर्फ m और वेट का मतलब m इंटू जी, ये g है अपॉन एरिया, ये आपको दिया पहला चीज़ तो ये है ना, तो ये हो जाएगा। अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जानते हो क्या है, ये जो आपको दिया हुआ है ना ग्राम सेंटीमीटर -2 के अंदर दिया हुआ है ना, तो आपको ये ध्यान देना, देखो सब यूनिट को, जितनी यूनिट सबको एसआई के अंदर कन्वर्ट करो, यही इसका खेल है। सारी यूनिट को आप किसके अंदर कन्वर्ट करोगे, एसआई के अंदर कन्वर्ट करो। कैसे, ग्राम को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करो। जब आप ग्राम को किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करोगे, क्या 1000 से डिवाइड करोगे, तो देखो मैंने 1000 से यहाँ पर डिवाइड कर दिया है। अच्छा सेंटीमीटर -2 का मतलब क्या होता है कि वो कहाँ पर है, नीचे है, ऐसे है। तो जब सेंटीमीटर को आप मीटर के अंदर बदलोगे, क्या सेंटीमीटर में भी 100 से आप डिवाइड करोगे, मैंने देखो सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड कर दिया है और उसी का स्क्वायर कर दिया है। तो इस तरीके से आप यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए ना, यूनिट कन्वर्जन आपको आना चाहिए पहली चीज। तो आप जब कन्वर्ट करो क्या हो जाएगा, देखो 1000 नीचे है, ये जो 100 का स्क्वायर होगा कहाँ पहुंच जाएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा। तो आपका 10 34 गुणे 10, अब ये केजी में आ गया, ये मीटर के अंदर एसआई यूनिट में कन्वर्ट हो चुका है, आ चुका है। अब m आ चुका है ना। अच्छा एक चीज आप खुद गौर करना, यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आप एरिया खोजोगे कि सर एरिया कहाँ है, एरिया, जबकि जब आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है इसका मतलब इसने मास पर यूनिट एरिया दिया है। m बाई ए खुद ही गिवन है, यानी ये आपको क्या दिया हुआ है, m बाई ए गिवन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये जो आपको गिवन है वो क्या गिवन है, ये आपको m, ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, m बाई ए गिवन है। ये जो आपका दिया हुआ है ना, ये m बाई ए खुद उसने दे दिया है, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ मल्टीप्लाई किससे करना है, g से, और g की वैल्यू कितनी होती है, 10 भी ले सकते हैं, 9.8 एक्यूरेट वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब यहाँ इसकी पूरी यूनिट आ गई, केजी आ गई। देखो यहाँ मीटर स्क्वायर है, यहाँ मीटर है, तो एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, फिर इस पे बचा 1, तो ये ऊपर जाके -1 हो जाएगा, ये -1 हो गया, और सेकंड ऊपर जाके -2 हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना। चलो अच्छा प्रेशर की आपको यूनिट निकालना, मान लो न्यूटन, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। अच्छा ये क्यों, यहाँ पर देखो आपको दिया हुआ है इसलिए मैं निकाल रहा हूँ। एक न्यूटन कितना होता है भाई, देखो प्रेशर की जो यूनिट है भाई, आपको फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, इसी को चाहिए, तो प्रेशर इंटू एरिया। प्रेशर की यूनिट अभी हमने निकाली केजी, मीटर -1, एस -1। एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो अब देखो न्यूटन की यूनिट क्या बन गई, केजी मीटर सेकंड -2, ये आपका बन गया। आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है, हालांकि डेरिवेशन है, कभी भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको ध्यान दे देना है थोड़ा सा। चल ध्यान क्या, देखो इधर भाई आपको गिवन क्या है, आपको जो दिया हुआ है, एक पास्कल किसके बराबर है, एक न्यूटन मीटर -2 के बराबर है। अब मैं एक न्यूटन को, ये जो न्यूटन आपको लिखा है, न्यूटन की जगह मैं क्या रख दूंगा, इसकी यूनिट रख दूंगा। मैंने न्यूटन की जगह इसकी यूनिट रख दी भाई, न्यूटन की जगह इसकी यूनिट रख दी, और मीटर स्क्वायर -2 की जगह -2 रख दिया, क्या बन गया, केजी -1 एस -2, ये बन गया। अब बताओ प्रेशर आया कितना है, ये जो हमने सॉल्व करने के बाद प्रेशर इतना आया है, क्या मैं इस यूनिट को, इस पूरी यूनिट को पास्कल लिख सकता हूँ, बिल्कुल एक पास्कल लिख सकता हूँ। देखो एक पास्कल की जो यूनिट आई है यही आई है, क्या मैं इस पूरी यूनिट को पास्कल लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ। तो अगर मेरे पास कितना प्रेशर आ गया कि 101322 पास्कल आ गया, इसीलिए एक न्यूटन के अंदर इतना पास्कल होता है ना। यही जो आप पढ़ोगे ना, एक न्यूटन के अंदर एक प्रेशर जो बाहर होता है, ये सारा 1.01322 न्यूटन के पावर 5, हालांकि एक्चुअल ये होता है, लेकिन जब आप पॉइंट के अंदर करते हो, ये पॉइंट है ना, यहाँ पर क्या है आपका पॉइंट, तो जब पॉइंट के अंदर करोगे तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 5 पास्कल ना, ये तरीका होता है। चलो अब ये अच्छा क्वेश्चन था थोड़ा सा जो आपको डेरिवेशन में दिया है, बाकी सारे क्वेश्चन देखो कितने लल्लू पंजू से क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको पूछा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास, भाई किलोग्राम होता है, सबको पता है एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है। इसको मिटा देता हूँ, एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम होती है, ये सबको पता होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ हाउ इट इज डिफाइन, कैसे डिफाइन किया जाता है, तो बड़ी लंबी थ्योरी होती है पूरी, कैसे डिफाइन करना, हालांकि वो दिया हुआ है कि क्या होता है कि टेकिंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट, अगर आपने अभी हो सकता है आगे वाले चैप्टर में आप पढ़ेंगे, पहले प्लैंक कांस्टेंट होता है, उसके जरिए क्या होता है पूरी निकाला जाता है ना। तो एक थ्योरी है, आप इसको रट सकते हैं, देख सकते हैं, बट कभी बाद में आपको पढ़ाया जाएगा तो पढ़ाया जाएगा,
ठीक है ना, बट अभी नहीं बता सकते कि लंबी चीज़ होती है ये, ठीक है ना। बस हाँ यहाँ तक आप देख सकते हो, ये यहाँ तक आप लिख सकते हो। अगर आपको मान लो पूछ लिया कभी तो यहाँ तक आपने लिख देना है, ठीक है ना, जो यहाँ तक आप लिख देना है उसको। चलो आगे देखते हैं, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो भाई माइक्रो क्या होता है, माइक्रो 10⁻⁻6, माइक्रो हाँ 6 होता है। इसे ना याद कराया था ना कि मिली -3, माइक्रो -6, नैनो -9, पीको, फेमटो, है ना, सारी चीज़ें होती हैं ये। तो वही सारी चीज़ें आप मैच करके देख सकते हो कौन क्या क्या होता है, ये तो आपको शुरू से ही पढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन है उसी मैच करके मैंने बता दिया। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर? सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट द नंबर ऑफ फिगर नोन एज सर्टेन। जैसे क्या होता है, जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसमें कुछ वैल्यू सर्टेन होती है, कुछ वैल्यू क्या होता है थोड़ा सा इधर उधर जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये मैं एक वैल्यू मैंने मेजर की 15.6, कोई भी वैल्यू मैंने लेंथ मेजर किया 15.6, 15 तो फिक्स है भाई, 15.6 15 तो फिक्स है, लेकिन जो पॉइंट के बाद 6 है, अगली वैल्यू फाइंड करूंगा तो क्या हो जाएगा, मान लो 6 की यहाँ 7 निकल आया, अगले वाले में 5 निकल आया, तो ये जो 15 है वो सर्टेन होता है, लेकिन ये जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू वो अनसर्टेन है, कुछ भी आगे पीछे हो सकता है। तो इसी को दिखाने के लिए क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर होता है, राउंडिंग ऑफ करते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। टोटल सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए यहाँ पर 3, एक सर्टेन होता है एक अनसर्टेन होता है ना, ये फार्मूला था खाली। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन भी इजी है, कोई मसला नहीं है। देखो एक सैंपल आपको दिया हुआ है, पूरी चीज क्वेश्चन आप पढ़ोगे तो सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, पीपीएम। पीपीएम का मतलब क्या होता है, बाई मास पार्ट पर मिलियन। जैसे 15 पीपीएम, 15 पार्ट है किसके अंदर, पर मिलियन, यानी 1 मिलियन के अंदर 15 है, कितना है 15, तो 1 मिलियन पूरा सॉल्यूशन हो गया, तो हमने कहा भाई पूरा सॉल्यूशन हो गया। जो 15 आपका है वो क्या है, सॉल्यूट है, सॉल्यूट ही होता है ना, सॉल्यूशन के अंदर 15 पार्ट, ये सॉल्यूट आपका हो गया 15। अब इसको मास के अंदर लेना है, तो भाई परसेंटेज बाई मास क्या होता है कि आप सॉल्यूट का मास रखो, नीचे सॉल्यूशन का मास रखो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। 100 से मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज की बात करनी है, हमें किसकी बात करनी होती है, परसेंटेज की बात करनी, इसलिए हम 100 की बात करते हैं। बस रख दिया, सॉल्यूट कितना है 15 है, सॉल्यूशन कितना 10⁻6 है, ये कितना है 100, कितना आ गया 15 गुणे 10⁻⁴, यानी 1.5 इंटू 10⁻³ भाई मैं यहाँ पर पॉइंट अगर लगा देता हूँ, अक्सर क्या होता है ना, एक डिजिट एक डेसिमल छोड़ा जाता है, मतलब एक ही के बाद पॉइंट लगाया जाता है, उसके बाद हम सारा पावर में लिख देते हैं, ये तरीका होता है, साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो 1.5 इंटू 10⁻³ परसेंट आपका आ गया। अगले देखते हैं क्वेश्चन, अच्छा है ये वाला भी, क्योंकि एक तरीके से क्या निकालना है आगे निकालना है। देखो क्वेश्चन अच्छा क्यों है, इसका रीजन ये, डिटरमाइन द मोलालिटी। अच्छा आपको मोलालिटी पूछा है इसके अंदर, अब खुद से को देखो, क्लोरोफॉर्म आपको दिया, फार्मूला क्या होता है CHCl3, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5 इंटू 3 यानी 119.5 आ गया। मोलालिटी क्या होती है, मोल अपान वेट, और वेट किसके अंदर होता है आपका, किलोग्राम के अंदर होता है ना। तो जो वॉल्यूम होता है, मोलालिटी और मोलारिटी जो है दोनों अलग चीज होती है ना। बस देखो एन उसमें भी होता है, एन इसमें भी होता है, वहां वॉल्यूम होता है लीटर के अंदर, यहाँ वेट होता है केजी के अंदर। आओ देखते हैं ना पूरा सॉल्यूशन। देखो मोलालिटी आपने निकालना है, तो मोल मोल कितना आएगा, मोल देखो मोल क्या होता है भाई, वेट, वेट आपको कितना दिया हुआ है, आपको आ गया 1.5 इंटू 10⁻³ मॉलिक्यूलर वेट अभी आपने निकाल लिया। वॉल्यूम कितना है, अच्छा वेट कितना है 100। अच्छा रीजन क्या है, ध्यान से मेरी एक बात समझना, हम लोगों ने जो भी परसेंटेज बाय वेट निकालते हैं वो किसके अंदर निकालते हैं, 100 के अंदर, है ना। ये बात कंफ्यूज ना करे आपको, ताकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ जो मैंने 100 लिखा है ना, ये सबसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। जब भी आप कोई परसेंट निकालते हो, परसेंटेज बाई मास निकालते हो, ये 100 के अंदर निकालते हो, किसके अंदर निकालते हो आप, 100 के अंदर। तो ये जो आपका परसेंट आया है वो 100 के अंदर आया है, किसके अंदर आया है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो मेरा आया है ये परसेंट, ठीक है ना, ये जो परसेंट आपका आया है वो 100 ग्राम के अंदर आया है, 100 ग्राम सॉल्यूशन, भाई 100 ग्राम सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में हमारा आया है, ठीक है ना। ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो अगर आपको 100 ग्राम सॉल्यूशन में आया, लेकिन हमें तो 1000 में चाहिए, हमें तो 1000 में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा 100/1000, जो आपको कन्वर्जन का तरीका होता है ना, वही 100/1000। या एक तरीका ये होता है, बाकी एक और तरीका हो सकता है, अगर 100 में इतना है तो 1000 में कितना, भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी वही बात आएगी, तो ये आपकी वैल्यू निकल के इतना आ जाएगी। तो यहाँ आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला देखते हैं, चलो एक दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको देख लेते हैं, उसके बाद ये अभी के लिए इतना कर लीजिएगा, आपका हो जाएगा पूरा। हाँ चलो देखते हैं अगला क्या दिया हुआ है, ये आपका दिया हुआ है,
एक्सप्रेस द फॉलोइंग द साइंटिफिक नोटेशन। जब भी साइंटिफिक नोटेशन की बात होगी इसका क्या मतलब होता है, एक डेसिमल के बाद 10 की पावर लगा दो, एक डेसिमल के बाद 10 की पावर। जैसे देखो 0.048 है, तो एक डेसिमल आप लोगे तो क्या 4.8 इंटू 10 की पावर कितना -3। भाई 4.8 इंटू 10 की पावर कितना -3 आएगा ना। यहाँ से आप देख सकते हो कि 4.8 इंटू 10 की पावर -3, यही आपकी वैल्यू आएगी। ठीक है ना। आगे इसमें कितना आएगा 2.34 इंटू 10 की पावर 5। अच्छा ये जो आपको अभी इतना थोड़ी सिखाएगा कोई अभी फिलहाल, है ना, कि आपको ये -3 क्यों लिखा है, यहाँ +5 क्यों लिख दिया है। भाई ये जीरो, ये कम है 0.00, इसलिए -3 हमने लिखा है। यहाँ ज्यादा है, जीरो बाद में है, जीरो बाद में है, इसलिए पावर 5 लिखा है। इसमें कितना आएगा 8.008 इंटू 10 की पावर 3, है ना। इसमें कितना आएगा 10 की पावर 2, इसमें कितना आएगा 10 की पावर 0, 0 का मतलब उतना ही। तो ये आपको आता ही होगा, इसमें कोई मजाक की बात नहीं। चलो आगे, सिग्निफिकेंट फिगर आपको बताना है। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर। भाई एक लंबा टॉपिक होता है सिग्निफिकेंट फिगर का कि भाई क्या क्या होता है, बट यहाँ क्वेश्चन आ गया तो मैं इतना बता दे रहा हूँ। देखो सिग्निफिकेंट फिगर में क्या होता है, सबसे पहली चीज आपको ध्यान रखनी होती है, सिग्निफिकेंट फिगर नॉन जीरो डिजिट से जो शुरू होता है उसी से होता है। जैसे पहला एग्जाम्पल के थ्रू कुछ कुछ समझ लेते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। 0.0 देखो ये 0 से शुरू है तो ये नहीं, ये 0 से शुरू है तो नहीं, तो ये क्या कहाँ है 2, तो एक 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, एक क्या हो गया 5, तो कितना टोटल कितने हो गए 2। तो नॉन जीरो डिजिट से ही क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए, नॉन जीरो डिजिट से ही स्टार्ट होना चाहिए। चलो अगला देखो भाई इस 2 से स्टार्ट है जो कि नॉन जीरो, 208 3 हो गया, इसमें भी 4 हो गया। अगला वाला क्वेश्चन ये अच्छा है, इसमें कैसे अच्छा है देखो 126 के बाद 3 जीरो, तो लोगों को क्या लगा 1 2 3 3 3 6, ऐसा नहीं है। जो भी जीरो, समझना बात को, जो भी जीरो, पहला पहला रूल मैंने बताया कि नॉन जीरो से शुरू होना चाहिए। दूसरा कि अगर कोई भी जीरो है जो कि पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है उसको काउंट नहीं करते हैं अंटिल अंटिल पॉइंट लगा हो। जैसे ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो पॉइंट लगा, यहां पर क्या लगा है पॉइंट लगा है, इसलिए चारों जीरो काउंट है। इसमें 4 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें पॉइंट लगा है, तो पॉइंट लगा है इसलिए सब काउंट हो रहे हैं। इसमें पॉइंट नहीं लगा है, डैश लगा है, पॉइंट नहीं लगा है, इसलिए जीरो काउंट नहीं हो रहा। पहले वाला जीरो या बाद वाला जीरो काउंट नहीं होगा जब तक कि पॉइंट न लगा हो, जब तक कि पॉइंट न लगा हो। अब देखो आपको सर यहाँ पर पॉइंट लगा है लेकिन ये शुरू किससे हो रहा है, जीरो से, तो एक लंबा टॉपिक होता है बेटा ना, तो इसलिए जो है थोड़ा सा समझने में आपको प्रॉब्लम होगी, मुझे समझाने में प्रॉब्लम होगी, लंबा टॉपिक है कैसे बता दूंगा ऐसे ना। चलो अगले वाले में देखो यहाँ पर इसमें टोटल 5 हो जाएंगे, टोटल 5 हो जाएंगे। अच्छा राउंडिंग ऑफ की बात करते हैं, हल्का सा इसको भी समझ लेते हैं, तो इतना समझ में आ जाए क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बाद में हम धीरे धीरे पूरा टॉपिक पढ़ेंगे। तो चलो राउंडिंग ऑफ की बात कर लेते हैं, लास्ट चीज आपके पास है राउंडिंग ऑफ क्या होता है, ताकि एक्यूरेट चीजें देखो। पहला आपको ये दिया है 30 कितने तक करना है, 3 तक करना है, तो राउंडिंग ऑफ कितने तक 3 तक, हमें 3 तक रखना है। लेकिन इसमें कितनी 1 2 5 है, तो हमें 5 बस देखो 1 2 3 3 फिगर है। अब इस वाले को हटाना है, इन दोनों को हटाना है। बताओ ये 1 आ रहा है 5 से कम है, तो जो भी 5 से कम होता है हटा दो, तो इसको भी हटा दिया। इसमें भी देखो 5 से कम आएगा अगला वाला, तो उसको भी हटा दिया, हटा दिया। अगले वाले को समझो, इसमें क्या है आपका, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये वाला है। बताओ क्या ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है, नहीं, ये वाला जीरो भी नहीं है, ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। पहला सिग्निफिकेंट फिगर 4, दूसरा 5, तीसरा 9, तो हमें इसको तो रखना है, तो मैंने इसको रख लिया 0.0, इसको रख लिया। अब क्या है ये लास्ट वाला जिसको हमें हटाना है वो 7 है, क्या वो 5 से बड़ा है, हाँ 5 से बड़ा है, तो उससे पहले वाले में एक ऐड कर देते हैं, एक ऐड करेंगे किसमें, उससे पहले वाले में। तो उससे पहला कौन है 9, 9 के अंदर जैसे ही एक ऐड करो कितना आ जाएगा 10। बताओ 10 आएगा, 10 का मतलब भाई 62, 62 से क्या हो गया 60, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर 60। अगला क्वेश्चन देखो 280, बताओ क्या ये सिग्निफिकेंट 2 है, हाँ 8 है, हाँ 0 है, हाँ 0 भी है क्योंकि 0 बीच में आ रहा है ना। 3 तो हो गया, हमें चाहिए ही 3 था, ये क्या है 8, तो 8 तो नहीं हो सकता, 8 को हटाना है। क्या 8 5 से बड़ा है, हाँ 8 5 से बड़ा है। क्या पिछले वाले में एक ऐड कर देंगे, हाँ 0 में एक ऐड कर दो कितना आएगा 281। तो अब या तो आप 281 लिखो या बुक्स ये लिखती हैं 0 भी बढ़ा देती हैं, इसके पीछे का लॉजिक क्या है 2810। अब बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना 3 ही तो है, एक ये एक ये एक भाई 0 को थोड़ी काउंट करोगे सिग्निफिकेंट फिगर में, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, तीनों की क्या है, दोनों ही क्या है सही है। तो ये आपका 1 से लेकर 20 तक का पूरा क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद का क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ताकि आपको बहुत ज्यादा परेशानी ना हो। तो ऐसे ही एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, और टाइम मिलेगा तो क्या होगा कि मैं टॉपिक भी पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन भाई बहुत सारी क्लासेस तो डील करनी रहती है ना, ऑफलाइन भी पढ़ाना रहता है, ऑनलाइन भी पढ़ाना रहता है, सारी चीज़ें डील करनी रहती हैं।
बट एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि आप इसको शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि मुझे और हिम्मत मिलेगी ना। चलते हैं, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। ओके बाय, थैंक यू। हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, क्वेश्चन भी हो रहे होंगे। ये हमारे 20 क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके थे पहले पार्ट के अंदर, मज़ा आया होगा। अब आइए चलते हैं, उसके अगला वाला पार्ट हम लोग करते हैं। अब जो क्वेश्चन इजी इजी हैं, खाली कुछ क्वेश्चन अच्छे हैं तो उन पे ध्यान दीजिएगा। पहला आपसे पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको टेबल दिया हुआ है, तो मास ऑफ डाई नाइट्रोजन और मास ऑफ डाई ऑक्सीजन दिया हुआ है, 14 ग्राम, 16 ग्राम, 14 ग्राम, ये सब पूरा दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है विच लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इज ओबेड बाय द अबव एक्सपेरिमेंट डाटा। इनका ये कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी एक को फिक्स कर रहा हूँ, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं 14 ग्राम नाइट्रोजन ले रहा हूँ और उसके साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन ले रहा हूँ, फिर 14 ग्राम नाइट्रोजन ले रहा हूँ, उसके साथ 32 ग्राम ऑक्सीजन ले रहा हूँ। तो जब भी ऐसा कोई केस आता है, इसे बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या होता है इसमें? एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर देखो, मान लो मैंने नाइट्रोजन को 28 ग्राम लिया, मैंने एग्जाम्पल लिया 28 ग्राम नाइट्रोजन लिया, इसको मैंने फिक्स कर लिया, और उसके साथ 16 ग्राम ऑक्सीजन ले रहा हूँ, एक बार 32 ले रहा हूँ, एक बार 80 ले रहा हूँ। तो इस्लाम में ऐसा होता है कि अगर एक को फिक्स कर रहे हैं और दूसरे को चेंज कर रहे हैं, तो ये दूसरे का जो रेशियो आएगा 16, 32, 80, जो भी कंबाइन का रेशियो आएगा वो एक होल नंबर आएगा। देखो 16, 16 दूनी 32 और 16 पचे 80 ना। इसे बोला जाता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, और ये डिफिनीशन आप देख सकते हैं इसकी, ठीक है ना। ये होता है। ये पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अच्छा इसलिए नहीं है कि उसमें आपको डायरेक्ट याद रखना है, बस इसलिए कि कभी भी अगर आपको कन्वर्जन करना हो तो आप किस तरीके से कन्वर्जन करेंगे, आइए एक बार मैं सिखा देता हूँ कन्वर्जन करना। आगे भी ये काम आएगा, इसलिए मैंने इसको वीआईपी कैटेगरी के अंदर डाल दिया है। आपको 1 किलोमीटर को कन्वर्ट करना है पहले एमएम के अंदर, तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर को पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर के अंदर। सबको पता होता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं। अब देखो मैंने सारी चीजें क्यों लिखी हैं, ताकि आपका यूनिट से यूनिट कटता हुआ दिखाई दे। देखो आप क्या लिखोगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और नीचे तो 1 किलोमीटर रहेगा, है ना। ये सबको पता, यूनिटरी मेथड तो सबको पता होगा कि 1 किलोमीटर में क्या होते हैं, 1000 मीटर होते हैं ना। और नीचे 1 किलोमीटर मैंने लिख दिया है, ताकि ये 1 किलोमीटर और ये 1 किलोमीटर कैंसिल हो सके, यूनिट कैंसिल हो सके, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब देखो फिर 1 मीटर के अंदर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 होते हैं, ये सबको पता होगा। मिलीमीटर की बात हो रही है ना, 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं, ये सबको पता होगा, ठीक। अब क्या होता है, अब यहाँ से जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 3 0, 2 5 0, 1 6 0, तो देखो 10⁶ आ गई। सेंटीमीटर देखो ये सेंटीमीटर है, इस सेंटीमीटर से ये सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, इस किलोमीटर से ये किलोमीटर कैंसिल हो गया, इस मीटर से ये वाला कैंसिल हो गया। तो आप देखोगे आपके पास सिर्फ क्या बचा, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। आइए देखते हैं पिकोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सबको पता है। 1 मीटर में कितना होता है आपको पता होगा, 1 पिकोमीटर होता है, यानी कितने 10⁻⁻12 पिकोमीटर होता है इसके अंदर ना। तो आपका क्या होगा, -12 ऊपर जाएगा तो +12 हो जाएगा, ये सबको पता है। तो 12×3 = 15, तो ये आप देख सकते हैं इतना पिकोमीटर आपके पास होगा, ठीक है ना। आगे मिलीग्राम की बात करते हैं, तो मिलीग्राम का मतलब सबको पता होता है 10⁻⁻3। तो 1 मिलीग्राम के अंदर 1000, यानी 1 ग्राम/1000 mg, ये सबको पता है। और इंटू अगर इसको केजी में आप उल्टा चलोगे, केजी में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये भी सबको पता है। ये 1000 यानी आप देखोगे ये 3 और ये 3 कितना, -6 हो गया, है ना ये। और इसको नैनोग्राम के अंदर आपको कन्वर्ट करना है, 10⁻⁹ से आपको डिवाइड करना होगा। या आप डायरेक्ट अगर जिसको करना है तो नैनोमीटर का मतलब क्या होता है, 10⁻⁹ और ये 1 ग्राम के अंदर क्या होगा, 1000 मिलीग्राम होते हैं। तो इस वाले को आप अच्छे से देख लेना। अब यहाँ की बात करते हैं, 1 ml के अंदर क्या होता है, सबको पता होता है। 1 ml के अंदर आप इसको लीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, और 1000 से डिवाइड करने का मतलब 10⁻³ लीटर। और सेंटीमीटर को डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होगा, 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर इंटू 1 डेसीमीटर, यही क्यूब हो जाएगा। और नीचे 1 डेसीमीटर/10, यानी 1 सेंटीमीटर को अगर आपको डेसीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हो। तो इस तरीके से पूरा यूनिटरी मेथड से आपका हो गया, वरना आपका बाद में आपको डायरेक्ट याद रखना पड़ता है
क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में कि आप फिर से पूरा कन्वर्ट करो। चलो आओ देखते हैं, स्पीड ऑफ लाइट की बात करते हैं। थोड़ा सा ऊपर करते हैं इसको। देखो आसान क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट आपको दी हुई है 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय लाइट इन 2 नैनो सेकेंड। तो मुझे पता है 1 नैनो सेकेंड में 10⁻⁹ होता है। डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड मैंने लिख दिया और टाइम मैंने लिख दिया 2 नैनोमीटर। अब ये सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, अब सिर्फ आपके पास क्या बचेगा, मीटर। तो ये ना -9 है, तो इसलिए 6 इंटू 10⁻⁻1 बचेगा, जिसे हम 0.6 मीटर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो आपको लिमिटिंग रीजन के ऊपर क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पहले देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि इसमें नहीं दिया हुआ है पूरा, बट मैं जब पढ़ाऊंगा पूरा तो आपको पूरी चीज़ें बताऊंगा। आपको ये रिएक्शन दी हुई है, तो सबसे पहले आपको देखो क्या डाटा दिया हुआ है, इनमें से बताना है कौन सा लिमिटिंग रीजेंट है। पहले तो समझ लेते हैं लिमिटिंग रीजेंट कहते किसको हैं। देखो जब भी रिएक्शन होगी, मान लो ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ए और बी मिलकर रिएक्शन करा रहे हैं। अब एक बात बताइए, इनमें से अगर कोई खत्म हो जाएगा क्या रिएक्शन हो पाएगी, रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इसका मतलब जो पहले खत्म हो जाएगा उसे हम बोलेंगे लिमिट है उसकी, यानी लिमिटिंग रीजेंट है। जो बाद में खत्म होगा, जो बचा रहेगा, उसे क्या बोला जाएगा, एक्सेस। तो हमारे काम का होता है लिमिटिंग रीजेंट, जो पहले रिएक्शन में खत्म हो जाएगा। कैसे निकालते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, है ना। एक तरीका सबसे आसान क्या हो, सबसे पहले तो मैंने पूरा लिख दिया है। लिमिटिंग रीजन सबसे पहली चीज वो क्या होता है, जो पूरा खत्म हो जाता है। दूसरी बात रिएक्टेंट का होता है, हमेशा भाई रिएक्टेंट का होगा, यानी इसका प्रोडक्ट का कभी भी नहीं होता है, वो रिएक्टेंट का होगा, क्योंकि रिएक्टेंट ही रिएक्शन करते हैं। दूसरा रिएक्शन इसके लिए बैलेंस होनी चाहिए, तभी आप बता पाओगे कि रिएक्शन लिमिटिंग रिएजेंट कौन। पहले रिएक्शन को बैलेंस करा जाता है। उसके बाद मोल अपान स्टोमेटिक रिएक्शन कम हो, यानी जिसका मोल कम हो, मोल अपान रेशियो। तो सिंपल तरीका होता है डायरेक्ट करने का। ये देखो मान लो इसका 1 मोल है, इसका 1 मोल है, तो स्टोमेटिक कोफिशिएंट क्या होता है, इसी एक से पहले जो लगा होता है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, उसी से पहले जो लगा होता है उसी को बोलते हैं स्टोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो मोल अपान जो ये कोफिशिएंट अगर जिसका कम होगा, जल्दी खत्म हो जाएगा, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि लिमिटिंग रीजेंट के अकॉर्डिंग ही रिएक्शन प्रोसीड होगी, जो ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग कभी रिएक्शन नहीं देखी जाएगी। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है, हम बाद में देखेंगे। आइए देखते हैं। अब देखो, अब जो ए और B2 है, इसका क्या मतलब है, इसका भी 1 मोल चाहिए, बी का भी, B2 का भी 1 मोल चाहिए, यानी एक एक चाहिए, ठीक है ना। आओ देखते हैं पहला क्या दिया। पहला आपको दिया हुआ है कि 300 इसके एटम है, 200 इसके मॉलिक्यूल है। अब खुद बताइए, दोनों बराबर चाहिए, तो लिमिटिंग कौन होगा, हमारा लिमिटिंग 200 होगा। ये 300 है तो 300 इसको भी चाहिए, बट ये 200 है, इसका मतलब ये कम है, तो ये लिमिटिंग रीजेंट होगा। अब यहीं पर खाली एक चीज बता देता हूँ, फिर ये नहीं बताऊंगा कि ये 200 है, अगर ये 200 है तो ये भी 200 ही खर्चा होगा, तो इसका मतलब ए वाला 100 बच जाएगा, ठीक है ना, तो एक्सेस हो गया। अगला ए का 200 मोल, 2 मोल दिया है, बी का 3 मोल, बताओ कम कौन है, ए वाला, तो वो लिमिटिंग रीजन। अगला इसमें भी 100 एटम दिया हुआ है, इसमें 100 मॉलिक्यूल दिया है। अब बताओ दोनों इक्वल है, तो इसमें कोई भी लिमिटिंग रीजन नहीं होगा, या कई बार बोला जाता है कि इसमें कोई भी नहीं होगा या तो दोनों होंगे, ठीक है ना। तो हम दोनों कह सकते हैं कि लिमिटिंग रीजन दोनों, या तो कोई नहीं होगा या दोनों होगा, ठीक, दोनों ऑप्शन हमारे सही होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो लिमिटिंग रीजन, या फिर मैं नीचे लिख देता हूँ और बहुत, ठीक है ना। ये दोनों नहीं होंगे, या तो क्या होगा, बहुत होगा, तो ये आपको ध्यान देना है। अगला इसका 5 मोल दिया हुआ है, इसका 2.5 मोल, तो 2.5 मोल वाला कम है, तो इसलिए ये लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। फिर ये 2.5 मोल है, यानी सिंपल है, आपको देख सकते हैं जो कम होगा वो आपका लिमिटिंग रीजेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए ये क्वेश्चन अच्छा है। पहला आपको रिएक्शन दिया हुआ है पूरा का पूरा, तो देखो ये अमोनिया बनाने की प्रोसेस होती है, तो अमोनिया बनाने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस, जस्ट अ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं क्या क्या खेल इसमें किया हुआ है। आपको पहला पूछा गया है कि कैलकुलेट द मास ऑफ अमोनिया प्रोड्यूस इफ 10 ग्राम नाइट्रोजन पूरा, या वो क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी दो डाटा, देखो समझो, दो डाटा गिवन है, दो लोगों का डाटा गिवन होता है, तो हमें ये चेक करना पड़ता है उनमें लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है। तो ये तो पहली चीज क्या करना है, हमें रिएक्शन को बैलेंस करना है, उन्होंने बैलेंस करके रिएक्शन को नहीं दिया हुआ है,
हमने बैलेंस किया। बैलेंस करने के बाद हमें ये पता चला कि जो 1 मोल अमोनिया N2 चाहिए तो 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 मोल क्या बनेगा, अमोनिया हमारा बनेगा। तो आइए पहले तो देखते हैं कि कितना क्या क्या खर्च होगा। देखो, नाइट्रोजन अगर 1 मोल चाहिए तो हाइड्रोजन 3 मोल चाहिए, ये हमने लिख दिया। अब 1 मोल नाइट्रोजन N2 कितने ग्राम की होती है, 28 ग्राम की होती है, और 3 मोल हाइड्रोजन 6 ग्राम की होती है। यानी जब 28 ग्राम नाइट्रोजन आएगी तो 6 ग्राम हाइड्रोजन को लाना पड़ेगा। तो 1 ग्राम में कितना आएगा, हमने निकाल लिया 6/28। लेकिन आपको दिया हुआ है अमोनिया डाई नाइट्रोजन कितना दिया हुआ, 2000 ग्राम। इसका मतलब 2000 ग्राम नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो 2000 ग्राम नाइट्रोजन के लिए हमें कितनी चाहिए हाइड्रोजन, 428.5 ग्राम चाहिए, है ना, ये चीज ध्यान देना। यानी इतनी हमें क्या होना चाहिए, इतनी हमें चाहिए चाहिए ठीक है। हमारे पास दिया कितना है, 1000 ग्राम, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा है। तो अब हमने पता चल गया इसमें लिमिटिंग रीजेंट कौन सा है, नाइट्रोजन लिमिटिंग रीजेंट है, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन क्या है, लिमिटिंग रीजन। तो हमने कहा हाँ ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्या कोई बचा रह जाएगा, हाँ भाई हाइड्रोजन क्या हो जाएगी, बची रह जाएगी। कितना बची रहेगी, हम कहेंगे जो लिमिटिंग रीजेंट है वो पूरी 428 ग्राम खत्म होगी। भाई 2000 ग्राम नाइट्रोजन खत्म होगी तो 428 ग्राम ये खत्म होगी, तो बची कितनी, तो 1000 में से इतना बच जाएगा, पहली चीज। इसने क्वेश्चन पूछा है अमोनिया। अब बताओ, सब इंपॉर्टेंट, मैंने पहले ही कहा था पहले हम लिमिटिंग रीजन चेक करेंगे। तो हमारा लिमिटिंग रीजन कौन मिल गया है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अगर लिमिटिंग रीजन मिल गया है तो उसी के अकॉर्डिंग रिएक्शन जाएगी, प्रोसीड करेगी। तो नाइट्रोजन और NH3 है। अब बताओ, नाइट्रोजन का अगर 1 मोल जाएगा, NH3 का 2 मोल जाएगा। यहाँ पर देखो बैलेंस करने के बाद पता चल गया। तो 1 मोल नाइट्रोजन जाएगा तो 2 मोल NH3 जाएगा। तो 1 मोल में 28 ग्राम और इसके 2 मोल में 34 ग्राम। कैसे, नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन है 3, 14 3 17। तो 1 मोल के अंदर 17 तो 2 मोल के अंदर 34। तो 1 ग्राम नाइट्रोजन का कितना जाएगा, 34/28। आपको दिया कितनी है नाइट्रोजन, 2000 ग्राम। तो 2000 ग्राम के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे, बस बात खत्म। इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा। अगला, आपसे बोला गया है कि 0.5 मोल में और 0.5 मोलर में, यानी मोलारिटी में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले मास निकालेंगे, Na2CO3 का मास Na का 23 इंटू 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3, 106 ग्राम आ गया। अब देखो ये मोल और मोलारिटी की बात करेंगे, मैं कहूंगा 1 मोल में 106 ग्राम है, बिल्कुल 1 मोल के अंदर। तो यहाँ कितना दिया हुआ है, 0.5 मोल, यानी उसका आधा, यानी 53 ग्राम। तो इसका सिंपल मतलब है कि भाई 53 ग्राम है, बस बात खत्म, 53 ग्राम और कुछ नहीं। जब मोलारिटी की बात करते हैं तो N इंटू वॉल्यूम, यानी लीटर के अंदर वॉल्यूम होता है, ये मोलारिटी का फार्मूला होता है। तो 0.5 मोलारिटी का मतलब होता है 0.5 मोल पर लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर 0.5 मोल है, यानी 53 ग्राम है। अब देखो ये सिर्फ 53 ग्राम बैठा हुआ था, ये कहां पर है, 1 लीटर के अंदर 53 ग्राम है। तो दोनों में डिफरेंस है कि नहीं है, है बिल्कुल, दोनों में डिफरेंस है। चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इफ 10 वॉल्यूम। अब देखो ये पूरा दिया हुआ है, हाउ मेनी वॉल्यूम वेपर ऑक्साइड, यानी आपसे कहा गया है H2 और O2 को हम रिएक्ट करवा रहे हैं, ये बन रहा है। तो आपको बताना है कितना वापर जो है कितना H2O निकलेगा, और आपको डाटा दिया हुआ है। पहले समझो इस, फिर से वही, पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। हाँ हमने रिएक्शन देखो, 2 हाइड्रोजन इधर, दो दो हाइड्रोजन है, ठीक है, इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया। इधर 2 से तो 4 हाइड्रोजन हो गया, तो हमें इधर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी अगर अगर इसका 2 मोल है, इसका 1 मोल है, फिर इसका 2 मोल है, तो सबसे पहले लिमिटिंग रीजेंट फाइंड करना होता है हमें कि लिमिटिंग रीजेंट इसमें कौन सा है। तो अब हम कैसे देखेंगे, आपको दिया हुआ है H2 और O2 रिएक्टेंट का देखा जाता है। अब बताओ, अगर 2 मोल हाइड्रोजन जाएगा तो 1 मोल O2 बनेगा। अब इसमें वॉल्यूम देखेंगे, भाई मोल और वॉल्यूम का डायरेक्टली रिलेशन हम देख सकते हैं, सबको पता होता है ना। चलो, तो अगर 2 मोल किया, मैं 2 वॉल्यूम ले लूं, कोई मसला, कोई मसला नहीं, ना मसला है ना मसला है। तो भाई 2 मोल किया, मैं 2 वॉल्यूम ले लूं, है ना। तो मोल और वॉल्यूम पीवी कर लूं, एनआरटी, एन डायरेक्टली वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, यहाँ से आपको पढ़ाया गया होगा कि हम ले सकते हैं। तो अगर इसका 2 वॉल्यूम जाएगा तो इसका 1 वॉल्यूम जाएगा, देखिए, और इसका अगर 1 वॉल्यूम जाएगा तो इसका 1/2, यानी आधा। आपको दिया हुआ हाइड्रोजन का 10 वॉल्यूम दिया है, यानी अगर हाइड्रोजन का 10 वॉल्यूम जाएगा तो ऑक्सीजन का 5 वॉल्यूम जाएगा। तो यही दिया हुआ है आपका, है ना, ये गिवन ही यही है, 10 वॉल्यूम इसका, 5 वॉल्यूम इसका, यानी कोई भी लिमिटिंग रीजेंट नहीं है, या मैंने कहा ना दोनों लिमिटिंग रीजेंट हैं।
चाहे कोई नहीं है चाहे दो नो लिमिटिंग रीजन है। चलो अक्सर लोग क्या कहते हैं नो लिमिटिंग रीजन, तो हम कहेंगे ठीक है। नो लिमिटिंग रीजन का मतलब ये है कि आप रिएक्शन चाहे इससे लो चाहे इससे लो, बात बराबर है। जैसे एग्जांपल मैं H2 और H2O को लेता हूँ, इसका भी 2 जाएगा इसका भी 2 जाएगा, तो इसका 2 जाएगा तो इसका 10 दिया हुआ है तो इसका भी 10 जाएगा, यानी आंसर हमारा कितना आया 10, पहली चीज ठीक। चलो उसके नहीं, हम इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं O2 के अकॉर्डिंग। O2 का 1 जाएगा तो ये 2 बनेगा, तो O2 5 दिया हुआ है तो 5 दूनी 10, तब भी 10 आएगा, बात बराबर है। आगे कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेसिक यूनिट। अब वो पीकोमीटर दिया हुआ है, सबको पता होता है जो पीकोमीटर होता है 10 की पावर -12 होता है। पहली बात ये 12 लिखा हुआ है ना, 12। अब 12 लिखा हुआ है तो बस 12 से मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। अब अच्छा एक डिजिट हमेशा यहाँ देखो ये 2 अंकों पे दी हुई है, हमेशा इसको कहाँ कन्वर्ट करना होता है 1 अंक, एक पे, एक डेसिमल पे। तो मैंने जैसे ही यहाँ पर इस तरीके से किया यानी 2 के बाद डेसिमल लगाया तो एक पावर बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर -12 की यहाँ -11, सब में यही करना है। माइक्रो का मतलब -6 होता है, हमने कर दिया। mg का मतलब क्या होता है 10 की पावर -3, बस यहाँ पर किलोग्राम के अंदर करना है तो -6 हो जाएगा, बात खत्म, और कुछ नहीं करना। आगे इस क्वेश्चन को देखिएगा, हालांकि कुछ नहीं है क्वेश्चन में। विच फॉलोइंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम। भाई देखो आपको लार्जेस्ट नंबर ऑफ एटम सबको पता होता है, हम एटम कैसे निकालते हैं मोल से, सबको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको मोल के अंदर। 1 ग्राम AU है 1 ग्राम, और मोल क्या होता है वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, तो पहले निकाल लो सबका। AU का 197 होता है, ठीक है ना, तो 1/197। सोडियम का 23 तो 1/23। Li का 7 1/7। Cl2 कितने को, Cl का होता है 35.5, ठीक है ना, तो 35, और ये Cl2 है, ये Cl2 है, टू 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 यहाँ 2 है, तो यानी 71 आएगा। तो मैंने सबको कन्वर्ट कर लिया। अब देखो एक मोल के अंदर मैंने बताया देखो Na एटम होते हैं, ये पूरा मैंने लिखता है ना, मैं Na लिखता हूँ। एक मोल के अंदर Na है, इस मोल के अंदर Na से मल्टीप्लाई Na से मल्टीप्लाई Na से मल्टीप्लाई। अब एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट सिखाई जाती है, एक मोल के अंदर Na तो होता है, अगर यहाँ एटम है तो यहाँ भी एटम, यहाँ मॉलिक्यूल है तो यहाँ मॉलिक्यूल। हमने यहाँ पर क्या लिया था 71, क्या हमने मॉलिक्यूल का लिया था, हाँ Cl2 का लिया था, तो यहाँ पर भी क्या आएगा मॉलिक्यूल आएगा। अब बताओ Cl2 के अंदर कितने आपके Cl हैं 2, जब एटम की बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक Cl2 के अंदर 2 एटम होते हैं। अब यहाँ से आप खुद देख सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन होगा 1/7, ये मैंने लिख दिया, ये सबसे कम है ना, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर तो जानते हैं कि नीचे वाला जितना ज्यादा होगा रिजल्ट उतना कम आएगा, तो सबसे बड़ा कौन होगा देख लो आप 1/7, यानी इसके अंदर सबसे ज्यादा एटम आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिस। आओ देखते हैं। आपको दिया हुआ कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एथेनॉल इन द वाटर, मोल फ्रैक्शन आपको दिया हुआ, डेंसिटी और कुछ नहीं। देखो डेंसिटी का मतलब समझो, डेंसिटी आपको दिया हुआ है वाटर 1, डेंसिटी ऑफ वाटर 1, 1 का मतलब क्या है 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml, ये हमेशा याद रखना, बहुत ज्यादा आपके काम आएगा, ठीक है ना। कैसे काम आएगा अभी वहां पर आप देखिएगा। 1 ग्राम पर ml का मतलब होता है कि 1 ml का 1 ग्राम होगा, तो 1000 ml का 1000 ग्राम, ये चीज मेरी याद रखना, ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली है, बहुत ज्यादा, पहले ही बता दे रहा हूँ बहुत ज्यादा काम आने वाली है ये चीज, ठीक। यानी डेंसिटी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, ये मैं आपको डब्बे के अंदर बंद कर देता हूँ ताकि आपको ये मैंने डब्बे के अंदर आपका बंद कर दी, ये बहुत काम आने वाली, पहले ही बता दे रहा हूँ। 1 ml का 1 ग्राम तो 1000 ml का 1000 ग्राम। अब देखो मोलारिटी क्या होती है आपकी, आपकी मोलारिटी वहां दिया हुआ है N/V यानी लीटर, यानी 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा। अब बताओ सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होगा सॉल्वेंट भी होगा, समझो मेरी बात को। सॉल्यूट बहुत कम है, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ 0.04 मोलारिटी आपको सॉल्यूट दिया, बहुत ज्यादा कम। अब एक बात बताओ 1000 है, अगर आपके पास 1000 है और 1000 1 रुपया है, तो हम ये कह सकते हैं कि 1000 और 1 को दोनों एक मान सकते हैं, बिल्कुल। देखो एग्जाम्पल के तौर पे, बहुत यहाँ साइड में देखना, कहीं साइड में देख लो और साइड में ये आप ये ध्यान देना अपना कि मान लो यहाँ पर आपके पास 1000 है और प्लस 1, ये आपके पास है, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ
1000, भाई आपसे है ना ये 1001 है, तो आप क्या कहोगे भाई तकरीबन तकरीबन मेरे पास कितना है 1000। वही सेम कहानी है कि आपका सॉल्यूशन उसके अंदर सॉल्यूट भी होता है, सॉल्वेंट भी होता है। सॉल्वेंट क्या होता है? वाटर होता है। तो मैंने 1 लीटर के अंदर यानी 1000 ml के अंदर माना कि 1000 ग्राम ही मेरा क्या है, आपका वाटर है। अब देखो यहाँ पर क्या 1000 ml आया है, लेकिन मैं इसको लिख सकता हूँ 1000 ग्राम। क्यों? डेंसिटी आपको दी हुई है। अगर ये डेंसिटी ना दी हुई होती तो आप कभी भी 1000 ml को 1000 ग्राम नहीं लिख सकते। इसलिए छोटी छोटी चीजों पे ध्यान, वरना कैलकुलेशन आपका होगा ही नहीं। मोल क्या? वाटर का मोल निकाल लोगे 1000/18, यानी ये वाटर का मोल आ गया। आपको मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, ये हमारा बेसिक हो गया कहानी। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? जिसका मोल आपको निकालना है, मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसका मोल अपॉन टोटल मोल। तो हमें क्या एथेनॉल का निकालना है, तो एथेनॉल का मोल ऊपर, बाकी एथेनॉल और वाटर यानी जो भी आपको कंपोनेंट दिए हुए हैं उसका। मैं सिंपल इसलिए बताता हूँ, मोल अपान टोटल मोल, यानी जिसका निकालना है उसका मोल अपान टोटल मोल। इसका 0.04 दिया हुआ है और इसका मोल हमारे पास आया। अब यहाँ की कैलकुलेशन है आपका, इधर से बस इधर इसको इधर ट्रांसफर करना है, इसको इधर ट्रांसफर करना है, और यहाँ से आपके पास क्या आया? एन एथेनॉल 2.3 मोल। अब मोलारिटी क्या होती है? मोल अपान वॉल्यूम। तो वॉल्यूम आपका 1 लीटर है, तो क्या हो गया? एन एथेनॉल अपान 1 लीटर, यानी यही जो मोल है वही आपकी मोलारिटी हो गई। हालांकि आप डायरेक्ट देख सकते थे कि 1 लीटर के अंदर जो मोल प्रेजेंट होता है वही आपकी मोलारिटी होती है। ये बेसिक होता है, जब पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा। चलिए अगले क्वेश्चन। व्हाट विल द मास ऑफ 1 कार्बन एटम इन ग्राम। अब एक बात बताओ, 1 मोल कार्बन का 12 ग्राम होता है। हालांकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर 12 AMU कब लेते हैं, 12 ग्राम कब लेते हैं, 12 कब लेते हैं। तो मैं एक सिंपल बात आपसे क्लियर कर दूं, जब आप एक एटम की बात करेंगे तो AMU लेंगे या यू लेंगे। जब आप रिलेटिव मास लेंगे तो सिर्फ 12 लेंगे। जब एक मोल की बात करेंगे तो ग्राम के अंदर आएंगे। तो 1 मोल कार्बन 12 ग्राम का होता है, और 1 मोल कार्बन में कितने एटम होते हैं? इतने। इसका मतलब यानी इतने एटम मिलाकर 12 ग्राम है, तो एक एटम का 12 के नीचे डिवाइड कर दो, बात खत्म। फिर आपका आया है, इसको फिर से आपसे पूछा गया है कैलकुलेशन में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। तो आइए देखते हैं, इसके रूल होते हैं। रूल में क्या होता है, जब आप मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो जो सबसे छोटा वाला सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतना ही फिगर आंसर में आता है। तो आप चेक करोगे, इसके अंदर 1 2 3 4, इसके अंदर 5, इसके अंदर 4, इसके अंदर 3। तो इसके अंदर जब आप देखोगे सबसे कम क्या है? 3। तो मल्टीप्लाई में जिसके सिग्निफिकेंट फिगर कम होते हैं उतने ही आंसर में आते हैं। तो इसके 3 है, इसका मतलब आंसर में भी 3 आएगा। ये 35 मत देना, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। चलो अगला क्वेश्चन, इसमें मल्टीप्लाई। बहुत लोग कहेंगे सर 5 के अंदर एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो हम कहेंगे नहीं, आपने ये भी पढ़ा होगा, 5 एक एग्जैक्ट नंबर होता है, और किसी भी एग्जैक्ट नंबर का इनफाइनाइट आता है। क्यों? 5.00000, तो वो सब काउंट होंगे पूरा इनफाइनाइट तक। तो इस वाले में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? दूसरे वाले में मिनिमम 4 पे, तो इसलिए आंसर में 4 सिग्निफिकेंट फिगर ही आएंगे। एडिशन का जब भी रूल होता है, एडिशन या सब्सट्रैक्शन का, तो आपको पता होगा, इसमें हम डेसिमल प्लेस लेते हैं। कितने डेसिमल प्लेस होते हैं मिनिमम? तो आप देखोगे इसके अंदर भी 4 4 4, तो यानी इसका सिग्निफिकेंट फिगर भी कितना आएगा? 4 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन थोड़ी सी ऊपर। अगला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बस वहां पर क्लोरीन आई थिंक आया था। आपको बताना, देखो ये आइसोटोप। आइसोटोप क्या होते हैं कि जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है, ऊपर वाला हिस्सा डिफरेंस होता है। मैं कैसे बच्चों को याद कराता हूँ, जिसका टॉप हिल गया यानी टॉप का डिफरेंस आ गया, वो क्या होता है? आइसोटोप। ठीक है ना। चलो इनके एटॉमिक नंबर दिए हैं, इनके दिए हुए हैं, सॉरी इनके मोलर मास दिए हुए हैं, इनके मोलर मास, इनके परसेंटेज। तो आप ये देखोगे कि इसका मोलर सबसे ज्यादा परसेंटेज इसका है, इसका मतलब आंसर इसी के पास आएगा। देख लेना, आंसर 39 के पास ही आएगा। भाई इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है। बट हमें निकालने का तरीका क्या होता है, समझना मेरी बात को। देखो ये परसेंटेज में दिया हुआ है सबसे, तो बहुत सारे लोग क्या होगा, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, जैसा कि हमने पिछले में कन्वर्ट किया था। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 से डिवाइड कर दो ना। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, बट अगर नहीं कोई मसला है तो आप डायरेक्ट देखते हैं। देखो आपको सिर्फ क्या करना है, तरीका बता दे रहा हूँ। इसके मास को इसके परसेंट से मल्टीप्लाई करो। देखो तो मैंने पहले को मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, दूसरे को मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरे को मल्टीप्लाई करके ऐड किया, यानी मैंने सामने सामने मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड किया। अब सब चूंकि परसेंटेज में थे तो हम क्या करेंगे, सबको 100 से डिवाइड कर देंगे, है ना। आपको दूसरा तरीका भी हो सकता है कि 1 बाई 1 करो, बट कोई फायदा नहीं। भाई सबको पहले क्या कर लो, ऐड कर लो, और परसेंटेज है
100 से डिवाइड कर दो। जैसे ही आप 100 से डिवाइड करोगे तो आपका देखो कितना आया 39.94, मैंने कहा था ना इसी के आसपास आएगा, तो तकरीबन ये 40 ग्राम पर मोल आ गया। समझते हुए चलो, सिर्फ रटना नहीं है। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। समझो मेरी बात को, पहले ही बता दे रहा हूँ। जब हम एक एटम की बात करते हैं तो हम ये एटॉमिक मास यानी म्यू की बात करते हैं। जब एक मोल की बात करते हैं तब ग्राम की बात करते हैं। तो आपको पूछा गया है कितने एटम हैं, समझते हैं बात को ना। चलो 52 मोल, 52 मोल का मतलब क्या होता है भाई, आपका मोल दे दिया, सबको पता होता है एक मोल के अंदर Na एटम होते हैं, तो 52 के अंदर 52 Na एटम होंगे। आप मल्टीप्लाई कर लो। अब आपको दिया हुआ है 52 यू। अब बताओ, एक एटम हीलियम में 4 यू होते हैं, सबको पता है एटॉमिक मास 4 होता है, तो 52 के अंदर कितने होंगे, 13 एटम होंगे। बात खत्म, 13 ही एटम है। अब दूसरी बात, एक मोल हीलियम 4 ग्राम का है, तो आप इस बार 12 ग्राम दिया है, सॉरी 52 ग्राम दिया हुआ है, तो 52 ग्राम में 13 मोल होंगे, है ना। देखो भाई एक मोल हीलियम 4 ग्राम का होता है, आपको 52 ग्राम दिया है, इसका मतलब 13 मोल होंगे। सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन भी आप कर सकते हो, बट ये छोटा कैलकुलेशन इसलिए मैंने नहीं किया। 13 मोल का मतलब 13 Na, तो 13 Na को मल्टीप्लाई कर दो, आपका एटम आ गया। अगला अगला क्वेश्चन अभी तक का सबसे लेंदी क्वेश्चन, बट वन बाय वन आपको सीखना है। आपको दिया हुआ है एक वेल्डिंग फ्यूल है जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ और सिर्फ क्या है, ओनली, यहाँ लफ्ज दिया है ओनली, कार्बन और हाइड्रोजन, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है। बर्निंग अ स्मॉल सैंपल ऑफ इट इन गिव, ऑक्सीजन दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड इतना दे रहा है ऑफ ग्राम ऑफ वाटर एंड नो अदर प्रोडक्ट, कोई और अदर प्रोडक्ट नहीं दे रहा है, ये आपको ध्यान देना है। चलो आगे देखते हैं। यानी CO2 से सिंपल इन्हें ऑक्सीजन इतना कार्बन डाइऑक्साइड अदर प्रोडक्ट। ठीक, आगे आपसे ये कह रहा है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो सिर्फ और कार्बन और क्या है, ऑक्सीजन, सिर्फ और सिर्फ क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन आपको उसके, सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन उसके अंदर दिया हुआ है। अब हम ये बात को समझते हैं, हमारा क्या दिया हुआ है। देखो यानी आपको मैं कह रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, देखो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड अगर लोगे तो इसके अंदर से कार्बन कितना मिलेगा, हमें कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए सिर्फ, ठीक। तो एक मोल कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक मोल कार्बन है, यहाँ से आप देख सकते हो। अगर ऑक्सीजन की बात करता तो ये 2 है, बट हम कार्बन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1। इसका मतलब एक मोल CO2 में 44 ग्राम है, तो 44 ग्राम के अंदर एक मोल कार्बन यानी 12 ग्राम मिलेगा। तो 1 ग्राम CO2 से कितना मिलेगा, 12/44। यहाँ तक हमने अपनी कैलकुलेशन कर लिया। लेकिन आपको यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। तो इसके अंदर हमने निकाल लिया, देखो 12/44 इंटू 3.38, यानी इतना ग्राम कार्बन आएगा, इतना ग्राम कार्बन। पहले हमने कार्बन निकाल लिया, फिर वाटर से हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन। तो 1 मोल वाटर से 2 मोल हाइड्रोजन हमें मिलता है। तो 1 मोल वाटर का मतलब 18 ग्राम, तो 18 ग्राम से 2 ग्राम मिलेगा, तो 1 ग्राम से 1/9, तो दिया कितना है 0.69, तो 0.69 ग्राम से कितना मिल जाएगा हमें, 0.76। यानी सिंपल कहूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड से हमने कार्बन निकाल लिया, हाइड्रोजन वाटर से हमने हाइड्रोजन निकाल लिया। टोटल कंपाउंड हमें कितना मिला, आपने कहा ना वेल्डिंग के अंदर सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन है, तो टोटल कंपाउंड हमने दोनों को ऐड किया, हमें इतना मिला। चलो अगला, आपसे पहले क्वेश्चन क्या पूछा गया है, इंपिरिकल फार्मूला। सबको पता होता है कि इंपिरिकल फार्मूला के अंदर हमें क्या चाहिए होता है, परसेंटेज बाय वेट चाहिए होता है, और परसेंटेज निकालने के लिए मास अपान टोटल मास का निकाला जाता है। चलो जैसे कार्बन का परसेंटेज निकालना है तो कार्बन का ऊपर मास रखो और नीचे टोटल मास रखो, और परसेंटेज की बात हो रही तो 100 से मल्टीप्लाई, यानी इतना परसेंट आया। हाइड्रोजन की बात हो रही है तो अब ये तो बहुत सारे लोग कैलकुलेट करेंगे, बट सिंपल तरीका, 100 में से अगर 92 ये है तो बचा हुआ क्या होगा, हाइड्रोजन ही होगा। अब आइए इंपेरिकल फार्मूला की बात करते हैं। कार्बन का परसेंट आया, इसका भी परसेंटेज बाई वेट आया, मॉलिक्यूलर वेट इतना होता है। सबसे पहले मैंने सिखाया था मोल निकालो, मोल निकालने का मतलब क्या है, इस परसेंटेज यानी ग्राम को इससे डिवाइड करो, इसका मोल इतना आया, इसका मोल इतना। जब आपके पास मोल आ गया, आपको सिंपल रेशियो लेना है, और रेशियो लेने का तरीका भी बताया था कि सबसे कम वाले से डिवाइड करो। तो ये 7.69 है, ये 7.68 है, ये भी 1 आएगा तकरीबन, ये भी 1 ही आएगा। तो आपका इंपेरिकल फार्मूला निकल आया 1:1,
यानी इम्पेरिकल फार्मूला C1H1, और इसका वेट भी निकल आया 13 ग्राम। यहाँ तक तो हो सकता है बच्चे पहुँच भी जाएं, हालांकि नहीं पहुँच पाते हैं, पहुँच भी जाएं, बट अगले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन उसी में दिया हुआ है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला, और उसके लिए आपको डायरेक्ट नहीं कैलकुलेट करना है पहले कि एसटीपी पे आपको दिया हुआ है। देखो सबको पता है 1 मोल पे 22.4 लीटर होता है। आपको दिया हुआ है कि 10 लीटर के अंदर 11 ग्राम है, 10 लीटर के अंदर 11.6 ग्राम है, तो 1 लीटर के अंदर कितना आएगा, 1 लीटर में इतना ग्राम आएगा। अब कोई भी, सबको पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, 1 मोल का फार्मूला, 1 मोल का जो मास होता है वही मॉलिक्यूलर मास होता है। तो 1 मोल के अंदर 22 ग्राम, 22.4 लीटर, यानी 22.4 लीटर के अंदर जो भी ग्राम आएगा वो कितना आ रहा है, 26 ग्राम, वही हमारा क्या हो गया है, मॉलिक्यूलर मास। ये सारे कॉन्सेप्ट आपके पढ़ाए जाते हैं, ठीक है ना, जब मेरे लेक्चर आएंगे मैं भी पढ़ाऊंगा। अब देखो सबको पता होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला होता है। यानी देखो एम्पेरिकल फार्मूला सिंपल रेशियो होता है, तो अगर उसको n से मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा। तो n क्या होगा, यहाँ से निकाल सकते हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट अपान एम्पेरिकल फार्मूला वेट। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट 26 ग्राम, एम्पेरिकल का 13 यानी 2, तो n की वैल्यू 2 आएगी। अब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन और बचे हैं। अगला क्वेश्चन वेरी इजी क्वेश्चन, बट इसको देखिए, आपको ये पूरी रिएक्शन दी हुई है, आपसे पूछा गया है CaCO3 का मास बताइए। अब बताइए, अगर CaCO3 का हमें मोल चाहिए या मास चाहिए, क्या हमें हाई इसको देखना पड़ेगा HCl को। अब सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा इसके अंदर कौन सा आपको, अच्छा ठीक हो जाएगा। अब एक बात बताइए, आपको 2 मोल चाहिए, यहाँ पर आपको दिए, सबसे पहले आपको वेट चाहिए। अब बताइए आपको वेट तो पता नहीं, आपको 1 मोल का वेट पर, लेकिन यहाँ पर आपको दिया हुआ है 25 ml 0.7 मोलर HCl। यही क्वेश्चन सिर्फ इतना अच्छा बनता है और कुछ नहीं। आपको मोलारिटी दी हुई है, मोलारिटी इज इक्वल टू N/V लीटर के अंदर, वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, ये सबको पता होता है। ये HCl का 36.6, यानी आपको मोलारिटी 0.75 दी हुई है, आपको ml दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया है, और सबको पता होता है। यानी इस फार्मूले से आप निकाल लोगे पूरा का पूरा, यहाँ से वेट आपका निकल जाएगा। सिर्फ फार्मूले में पुट करना। देखो यहाँ पर n की जगह मैंने रख दिया वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, 25 की यहाँ मैंने 1000 से डिवाइड क्यों किया, वो 25 ml के अंदर है, जबकि हमें लीटर के अंदर चाहिए होता है, इसलिए मैंने डिवाइड किया। वेट हमारा आ गया, HCl का वेट 0.684 ग्राम वेट आ चुका है पूरा का पूरा, ठीक। अब देखो सबको पता होता है जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे कि अगर 2 मोल HCl लोगे तो CaCO3 का भी 1 मोल चाहिए, यानी इसका अगर 73 ग्राम लोगे, 2 मोल का मतलब 73 ग्राम, भाई H का 1 होता है, क्लोरीन का 35.5 यानी 36.5, तो इसका 100 ग्राम मिलता है, तो इसका 1 ग्राम में 100/73, इसका वेट कितना आपको दिया हुआ है 0.684 ग्राम दिया हुआ है, तो हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो बस इतना ही कहानी उसमें एक्स्ट्रा था। अगले क्वेश्चन डन। लास्ट क्वेश्चन और आसान है, आपको दिया हुआ है क्लोरीन को प्रिपेयर करने का पूरा फार्मूला दिया हुआ है, कितना ग्राम आपको चाहिए, 5 ग्राम मैग्नीज डाइऑक्साइड रिएक्ट। अब सबको पता, पहले रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है कि अगर क्लोरीन का 4 मोल है तो इसका 1 मोल है, हम ये कहेंगे 1 मोल MnO2 लेते हैं तो इसका 4 मोल लेना पड़ेगा। MnO2 का पूरा कितना आता है आप यहाँ देख सकते हो, 87 55, Mn का 55 होता है, प्लस 16 इंटू 2 32, तो यानी अगर आप 55 ग्राम लेते हैं, सॉरी इसका 87 ग्राम लेते हैं तो इसका 146 ग्राम लेना पड़ेगा, क्यों, 4 इंटू 36.5। आपको दिया हुआ है 5 ग्राम, तो 1 ग्राम में इतना, तो 5 ग्राम के अंदर इतना, तो इस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है। प्यारे बच्चों ये आपका पूरा का पूरा हो चुका है, इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। मैंने इजी तरीके से आपके साथ पूरा कवर कर दिया है, तो आप कमेंट में ज़रूर मुझे कुछ लिख कर भेजिए जो भी अप्रिसिएशन समझ में आया कि नहीं आया, ताकि इससे मेरी भी हौसला अफजाई हो। थैंक यू वेरी मच, आते हैं बहुत जल्द, मिलते हैं बहुत अच्छी चीज़ों के साथ।